एपिसोड 361 ट्विन फैंग ग्रह ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड मुख्यालय उप गिल्ड मास्टर का कार्यालय। एंटोनियो चौड़ी ऑफिस डेस्क के पीछे बैठ गया। उसकी उंगलियां पहले से ही लगे हुए क्रिस्टल पैनल पर फिसल रही थी ताकि लियो की मिशन फाइल को खोला जा सके। उसकी तेज निगाहें शांत तीव्रता के साथ उसकी सामग्री को स्कैन कर रही थी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय कभी कभार उसकी उंगलियों की थपथपाहट की आवाज के, क्योंकि वो लियो के मिशन डेटा को स्क्रॉल कर रहा था। उसके सामने लियो एक शांत भाव से बैठा था। उसकी मुद्रा सहज लेकिन सतर्क थी। उसकी आंखों में शांत चमक थकान या पागलपन का कोई संकेत नहीं दे रही थी, कुछ ऐसा जो एंटोनियो को तुरंत ही नजर आया। एंटोनियो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और पढ़ते रहने के दौरान उसने एक पैर दूसरे के ऊपर रख लिया। लगभग 1 साल, उसने मन ही मन बुदबुदाया। तुम पूरे 1 साल से शांत दुनिया की दूषित ऊर्जा के संपर्क में हो, फिर भी तुम में मानसिक टूटने के कोई लक्षण नहीं दिखते। तुम्हारी मानसिक दृढ़ता तो श्रेष्ठ स्तर की ही होगी। उसने मेज पर हल्के से थपथपाया। आवाज धीमी थी लेकिन जानबूझकर की गई थी। आमतौर पर जब हमारे पास ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो 180-200 दिनों के लंबे प्रवास के बाद समय स्थिर दुनिया से लौटते हैं, तो वे सिजोफ्रेनिया के लक्षण दिखाते हैं और उन्हें रात में सोने में परेशानी होती है। हालांकि आप ठीक लग रहे हैं। उसकी निगाहें फिर से लियो पर टिक गईं। या तो तुम बाकियों से कहीं ज्यादा मजबूत इरादे वाले हो, या फिर तुम कोई ऐसा रहस्य छिपा रहे हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। लियो ने कुछ नहीं कहा, केवल हल्के से कंधे उचकाकर सहमति जताई, न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। जैसे जैसे एंटोनियो आगे बढ़ता गया, उसकी निगाहें नीचे झुकती गईं और वह लाल रंग से चिन्हित एक भाग पर रुक गया। टीम सदस्य कार्ल मैक्सटन, खतरे का स्तर उच्च, संबद्धता दुष्ट पंथ, टिप्पणी यदि रिटर्न होता है तो तुरंत कैप्चर करें। वाइस गिल्डमास्टर के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने इसे पढ़ा, समझा और फिर कलाई झटककर पैनल बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी न करने का फैसला किया था। इसके बजाय वह आगे की ओर झुक गया, अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया और उसकी आवाज अधिक केंद्रित हो गई। तो चलिए देखते हैं, इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है। लियो ने अनुरोध का अनुमान लगाते हुए एक बार सिर हिलाया और अपनी स्थानिक अंगूठी में हाथ डालकर मूल धातु के ब्लॉक को बाहर निकाला और उसे मेज पर एक हल्की सी धड़ाम की आवाज के साथ रख दिया। एंटोनियो की आंखें सिकुड़ गईं। बिना छुए, बिना स्कैन किए भी वो इसे महसूस कर सकता था। मूल धातु भारी, शुद्ध, वर्तमान आकाशगंगा चक्र में अधिकांश ग्रहों से भी पुरानी ऊर्जा से परिपूर्ण। लेकिन उसने उसे छूने की कोशिश नहीं की। कृपया, उसने शांत लेकिन स्पष्ट रूप से दृढ़ स्वर में कहा, अपनी स्थानिक अंगूठी और थैली दोनों को खाली कर दे। लियो थोड़ा सा अकड़ गया। एंटोनियो के लहजे में आक्रामकता नहीं थी, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट था, पूर्ण पारदर्शिता या पूर्ण अविश्वास। एक लंबा पल बीतने के बाद लियो ने सिर हिलाया। उसने अपनी अंगूठी और थैली खोली और दोनों को सबके सामने मेज पर खाली कर दिया, जिससे वस्तुओं के छोटे छोटे गुच्छे मेज की चिकनी सतह पर बिखर गए। खाद्य राशन के पैकेट, माना औषधि, माना पत्थर, रात्रि चश्मे, मोटी रस्सियां, चमकने वाले पत्थर, आग जलाने का सामान, सभा से प्राप्त कुछ प्राचीन ग्रंथ और कुछ चुराए गए पाले के ग्रेनेड। लेकिन अंदर कोई अतिरिक्त धातु नहीं मिली, नहीं ऐसा कुछ खतरनाक था जिससे उसे खतरे के रूप में पहचाना जा सके। एंटोनियो ने फैली हुई वस्तुओं पर नजर डाली। उसकी उंगलियां हवा में धीरे धीरे वृत्त बना रही थीं। उसकी हथेली से बैंगनी रंग की ऊर्जा की एक पतली धारा निकली और वस्तुओं पर फैल गई, छिपे हुए जादू या ढकी हुई वस्तुओं की तलाश में। कुछ भी नहीं झिलमिलाया, कोई गलत रीडिंग नहीं। कुछ सेकंड बाद उसने एक बार सिर हिलाया और स्टोरेज रिंग और पाउच को वापस टेबल पर लियो की ओर सरका दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। तब और केवल तभी उसने अंततः खुद को मूल धातु को छूने की अनुमति दी, क्योंकि उसने इसे आश्चर्यजनक सहजता से उठाया और निरीक्षण के लिए इसे अपनी आंखों के करीब लाते हुए इसे अपनी हथेलियों के बीच पकड़ लिया। एक पल के लिए वो चुप रहा। उसकी आंखें केवल उसके हाथ में मौजूद अजीबोगरीब पदार्थ पर टिकी हुई थीं, और धीरे धीरे उसके माथे पर शिकन आ गई। मुझे इस पर जादू के निशान दिखाई दे रहे हैं, उसने कहा, जिस पर लियो ने सिर हिलाया और अपनी हथेली पर जले के निशान दिखाए। जैसे ही मैंने इसे पकड़ा, धातु ने मेरी त्वचा पर किसी प्राचीन भाषा में जलने का निशान बना दिया जिसे मैं पढ़ नहीं सकता। मुझे लगता है कि इसे चोरी से बचाने के लिए जादू से उपचारित किया गया था, लियो ने जवाब दिया, जिस पर एंटोनियो ने अपनी हथेलियों को ध्यान से देखा और अंत में सिर हिलाया, मानो उसके जवाब से संतुष्ट हो गया हो। अब तक लियो का साक्षात्कार सुचारू रूप से चल रहा था। हालांकि ये केवल उसकी दूरदर्शिता के कारण संभव हुआ था, क्योंकि उसने पुरस्कार लेने के लिए यहां आने से पहले ही धातु को भेज दिया था। क्योंकि यदि उसने ऐसा नहीं किया होता, तो एंटोनियो द्वारा उसकी अंगूठी और थैली की जांच करने पर वो पकड़ा जाता। यह आदमी तो बहुत ही बारीकी से काम करता है, लियो ने मन ही मन सोचा।
क्योंकि एंटोनियो द्वारा उसकी जांच पड़ताल बढ़ाने के साथ ही उसे दबाव बढ़ता हुआ महसूस होने लगा था। समय स्थिर जगत से आपने जो माना पत्थर प्राप्त किए हैं, उनमें अभी भी कुछ हद तक संदूषण के निशान मौजूद हैं, जो संभवतः उस वातावरण में दूषित माना के लंबे समय तक संपर्क में रहने का परिणाम है। इसलिए हाँ, मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में वहां गए थे। एंटोनियो ने मेज पर रखे पत्थरों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हुए कहा। गिल्ड के रिकॉर्ड आपके प्रवेश और वापसी की भी पुष्टि करते हैं। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उसका चेहरा अधिक गंभीर हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल विश्वास ही काफी है। उनकी आवाज और भी दृढ़ हो गई। मुझे समय स्थिर दुनिया के अंदर आपके और आपकी टीम के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका पूरा विवरण चाहिए। तभी मैं मिशन को पूर्ण घोषित करूंगा और आपके पुरस्कार को अधिकृत करूंगा। उसने अपनी बाहें मोड़ी और लियो पर अपनी निगाहें गड़ा दी। शुरू से बताओ, मुझे बताओ कि तुमने अपने साथियों को कैसे खोया या उनसे अलग कैसे हो गए। दुनिया के भ्रष्टाचार से अपने दिमाग को बचाने के लिए तुमने क्या उपाय किए, ये समझाओ। बताओ कि तुमने दुष्ट पंथ के गुर्गों की पहचान कैसे की और उससे कैसे निपटा। और अंत में समझाओ कि तुमने मूल धातु को कैसे बरामद किया और कैसे जिंदा बच निकले। उनकी आवाज शांत थी लेकिन दृढ़ थी। कुछ भी मत छोड़ो, आराम से समय लो और मुझे सब कुछ विस्तार से समझाओ। लियो ने गहरी सांस ली। उसने ठीक इसी पल का अनुमान लगाया था और अपनी कहानी पहले से ही अच्छी तरह तैयार कर ली थी। उसने जो कुछ भी बताया वो अधिकतर सच था। केवल एक बात छूट गई थी, क्योंकि उसने कॉन्क्लेव में अचानक पहुंचने या मोल्थेराक के साथ अपनी मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कहा था, क्योंकि यही एक ऐसा पहलू था जिसे उन्होंने अपने तक ही सीमित रखना चुना। एंटोनियो ने पूरी कहानी को अत्यंत ध्यान से सुना और बीच बीच में तीखे सवाल पूछे जिनका लियो ने सटीकता और संयम के साथ जवाब दिया। जब कहानी का अंत हुआ तो अनुभवी वाइस गिल्डमास्टर भी स्तब्ध रह गए। लियो को जिन विपत्तियों का सामना करना पड़ा, उनकी भयावहता को देखकर वे क्षण भर के लिए अवाक रह गए। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सिर्फ एक ग्रैंडमास्टर होते हुए भी एक असाधारण स्तर के पंथ के कार्यकर्ता को हरा दिया। एंटोनियो ने आखिरकार विस्मय और अविश्वास से भरी धीमी आवाज में कहा। ब्रह्मांड में बहुत कम योद्धा ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते थे। उनकी आवाज में, जो शुरू में बारीकी से जांच पड़ताल और संयमित संदेह से भरी थी, अब सम्मान का एक स्पष्ट भाव झलक रहा था। लियो की कहानी एकदम सटीक थी, विस्तृत, सुसंगत और अतिशयोक्ति रहित। यह उस तरह का वृतांत था जिस पर न केवल कही गई बातों पर, बल्कि कहने के तरीके पर भी विश्वास करना आवश्यक था। मैं मानता हूं, अगर आपके दावों की पुष्टि करने वाले प्रत्यक्षदर्शी न होते, तो शायद मैं इसे सिर्फ शेखी बघारना समझकर खारिज कर देता। एंटोनियो ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। लेकिन फिर भी, मैं हर बात की पुष्टि करूंगा। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल, लियो ने सहजता से जवाब दिया और एक बार सिर हिलाया। जरूर करें। मुझे कभी शेखी बघारने का कोई कारण नहीं रहा, नहीं बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत पड़ी है। एंटोनियो ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे साथ आओ, वह उठते हुए बोला। तुम्हारे जैसे उच्च पद के योद्धाओं को आमतौर पर स्वयं गिल्डमास्टर से मिलने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि एक अपवाद उचित है। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। चलिए, हम ये धातु उन्हें स्वयं सौंप देते हैं। मुझे लगता है कि डुप्रुवेल आपसे मिलने में बहुत दिलचस्पी लेंगे। इसके साथ ही दोनों एक बार फिर निजी लिफ्ट में सवार हो गए और 72वीं मंजिल की ओर बढ़ने लगे। यह वो स्तर था जो गिल्डमास्टर के निजी कार्यालय के लिए आरक्षित था। ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड मुख्यालय, गिल्डमास्टर के कार्यालय के रास्ते में 72वीं मंजिल। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर चढ़ती गई, उसमें धीमी आवाज में संगीत बजता रहा। दरवाजों के ऊपर लगा नीला फ्लो इंडिकेटर एक स्थिर गति से ऊपर की ओर बढ़ता रहा। एंटोनियो अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए धातु के दरवाजों पर टिकी हुई थी और वो बिना मुड़े बोल रहा था। अंदर जाने से पहले उसने सामान्य से धीमी आवाज में कहा, मैं आपसे गिल्डमास्टर के व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। वह कुछ निजी मामलों से निपट रहे हैं। लियो ने इस अजीबोगरीब स्पष्टीकरण पर अपनी भौहें चढ़ा ली, लेकिन संक्षिप्त रूप से सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कहा। डिंग, तारांकन लिफ्ट के दरवाजे हल्की सी सरसराहट के साथ खुल गए। लियो आगे बढ़ा और वहीं जम गया। सामने का कार्यालय वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी। वहां प्रबलित मेज के ऊपर नंगे पैर बैठे हुए एक जानवर की तरह ब्लैक सरपेंट्स के गिल्डमास्टर सम्राट डुप्रुवेल नूना बैठे थे। उसका फटा हुआ लबादा उसके कंधों से किसी जानवर की ढीली खाल की तरह लटका हुआ था, जबकि उसके उलझे हुए बेतरतीब बाल उसके चेहरे के चारों ओर चिकने गुच्छों में बिखरे हुए थे। उसके दांतों के बीच एक कुतरी हुई पेंसिल का ठूंठ था, जिसके टुकड़े उसके फटे होठों के कोनों पर लगे हुए थे। उसकी धसी हुई, लाल और फड़कती हुई आंखें लियो के प्रकट होते ही उस पर टिक गईं। वह आवाज अभिवादन नहीं थी, वह तो भाषण भी नहीं थी। वो एक धीमी, कर्कश चेतावनी थी, आधी गुर्राहट, आधी पशुवत प्रवृत्ति।
लियो सहज रूप से अकड़ गया, उसके शरीर का हर प्रशिक्षित हिस्सा कस गया, क्योंकि उसका दिमाग इस प्राणी से निकलने वाली अपार शक्ति की उपस्थिति को एक टूटे हुए इंसान की छवि के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एंटोनियो तेजी से आगे बढ़ा। दुप्रवेल, तमीज से पेश आओ। उनकी आवाज कमरे में कोड़े की मार की तरह गूंज उठी। इसी लड़के ने वो ओरिजिन मेटल वापस लाया है जिसकी आपको इतनी सख्त जरूरत थी। इसी ने आपका मिशन पूरा किया है। इसी की वजह से यह गिल्ड शायद बर्बाद नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। काफी देर तक तनावपूर्ण क्षण के लिए दुप्रवेल हिले तक नहीं। फिर किसी जंगली प्राणी की तरह अनाड़ीपन से, जैसे वो फिर से इंसान बन गया हो, वो डेस्क से नीचे उतरा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी हड्डियां चरमरा उठी, उसकी मुद्रा झुकी हुई ही रही, लेकिन उसकी सांसें धीमी हो गईं। पहली बार उसने लियो को देखा, एक खतरे या महज एक कीड़े के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी इंसान के रूप में। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, केंद्रित हो गईं, खोजबीन करने लगी। जैसे ही वो आगे झुका और बुदबुदाया, तुम ही हो जो मेरे खून के रिश्ते को घर वापस लाने का टिकट लाओगे? लियो ने अपने चेहरे पर शांति का भाव बनाए रखते हुए, अपने हाथों को बगल में आराम से रखते हुए आगे कदम बढ़ाया। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं ही इसे वापस लाया हूं। दुप्रवेल ने आंखें सिकोड़ी, मानो शब्द उसके दिमाग में कुछ और सेकंड तक घूमते रहने तक पूरी तरह से समझ में नहीं आए हों। फिर उसकी आंखें फड़कने लगी। तुम उस पागल बैंगनी आंखों वाले पादरी से कैसे बच निकले? उसने पूछा, हर शब्द उसके गले से कंकड़ की तरह घिसता हुआ लग रहा था। हालांकि लियो इस सवाल पर जरा भी नहीं हिचकिचाया। मैं इतना कमजोर था कि पादरी ने मुझे मारने की जहमत ही नहीं उठाई, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। तभी दुप्रवेल के गले से एक धीमी, घुटती हुई आवाज निकली, एक ऐसी आवाज जो हंसी हो सकती थी, या फिर किसी और मानसिक टूटन की शुरुआत। ये देखो, उसने निर्देश दिया, और पीछे झुककर अपने लबादे की सिलवटों को कुरेदने लगा, जब तक कि उसका हाथ उसके सीने पर लिपटे कपड़े में बने छेद तक नहीं पहुंच गया। उफ, धीमी सी गुर्राहट के साथ उसने कपड़े को एक तरफ खींचा, जिससे एक टेढ़ा मेढ़ा, दांतेदार निशान दिखाई दिया जो लगभग 1 फुट लंबा था और उसकी पसलियों के ऊपर तिरछे रूप से फैला हुआ था, जिसकी त्वचा पर अभी भी शाप के निशान हल्के से फीके पड़ गए थे। पागल पुजारी ने चांदी के नायक के साथ मिलकर मेरी छाती पर वार किया, उसने गंभीर गर्व के साथ घाव पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाया। मैं बाल बाल बचा। लियो ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में अविश्वास का कोई भाव नहीं था, केवल समझ थी, क्योंकि स्वयं उन दोनों का सामना करने के कारण वो अच्छी तरह जानते थे कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। एंटोनियो, जो अब तक सम्मानपूर्वक चुप रहा था, अब आगे बढ़ा और ओरिजिन मेटल के ब्लॉक को उन दोनों के बीच की मेज पर रख दिया। डेस्क से टकराते ही उससे एक धीमी सी धातुई ध्वनि निकली और दुप्रवेल का हाथ तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। क्लच एक भूखे आदमी की तरह रोटी को कसकर पकड़े हुए, गिल्डमास्टर ने चौड़ी, बुखार से लाल आंखों से मूल धातु के ब्लॉक को नीचे घूर कर देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि उसके लंबे, बिना कटे नाखून धीरे से उसकी सतह पर खरोंच रहे थे। कुछ सेकंड के लिए कमरा फिर से शांत हो गया, उस क्षण की गंभीरता बरकरार रही। कुछ सेकंड बाद जब दुप्रवेल ने आखिरकार ऊपर देखा, शाबाश बच्चे, उसने कर्कश आवाज में कहा। फाइनल में मेरे बेटे को हराने के लिए मैं अब तुम्हें माफ कर देता हूं। उसने एंटोनियो की ओर सिर हिलाने के लिए अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसे इनाम दो। लियो ने अभ्यास से भरी शालीनता के साथ झुककर अभिवादन किया, उसकी आवाज संयमित थी। आपके शब्दों से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, गिल्डमास्टर, और मैं इस कृपा को स्वीकार करता हूं। एंटोनियो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके होठों का हल्का सा ऊपर की ओर हिलना ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो लियो ने उस आदमी की मुस्कान के सबसे करीब देखी थी जब से उन्होंने बातचीत शुरू की थी। इस बीच दुप्रवेल अपने सीने से ओरिजिन मेटल को लगाए हुए एक पागल की तरह अपनी कुर्सी पर थोड़ा थोड़ा हिलता रहा, मानो कोई पागल बच्चे को शांत कर रहा हो। मैंने तुमसे कहा था ना, एंटोनियो, उसने लगभग आत्मसंतुष्टि भरे लहजे में बुदबुदाया, यह मिशन नामुमकिन नहीं है, उसके जैसे चीटे इसे पूरा कर सकते हैं। जैसे ही एंटोनियो ने अपनी बाहें मोड़ी, उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। शायद तुम पूरी तरह से बूढ़े नहीं हुए हो, मेरे पुराने दोस्त, शायद तुम्हारे पास अभी भी कुछ अक्ल बची है, उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि दुप्रवेल ने या तो उसे सुना नहीं या जवाब न देने का विकल्प चुना। इसके बजाय वो ओरिजिन मेटल संगीत बजाता रहा, उसकी आंखों में पागलपन बुझती मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रहा था। मूल धातु के असली होने की पुष्टि होने के कुछ ही समय बाद लियो को दुप्रवेल के कार्यालय से छुट्टी दे दी गई, और जब वो गिल्ड मुख्यालय से वापस जा रहा था, तब भी उसे यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि कभी रहस्यमय माने जाने वाला सम्राट कितना नीचे गिर चुका है।
उन्होंने इंटरस्टेलर सर्किट्स के दौरान डुब्रवेल को देखा था और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पता था कि वो व्यक्ति एक समय कितना शक्तिशाली और करिश्माई था। लेकिन आज उन्हें जिस संस्करण का सामना करना पड़ा, वो उस किंवदंती का महज खोखला रूप था। अगर मैं इसकी सूचना पंथ को दे दूं, तो क्या वे डुब्रवेल की हत्या करने की कोशिश करेंगे? लियो ने ये सोचते हुए मन ही मन हल्की सी हंसी हंसी। विदा होने से पहले एंटोनियो ने उसे सूचित किया था कि चाहे वो सोने का इनाम चुने या तिजोरी से कोई वस्तु, वो 2 सप्ताह में मिशन हॉल से दोनों में से कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है, जहां कर्मचारियों को पहले से ही उसके आने की सूचना दे दी जाएगी। इससे उसे एक और डकैती को अंजाम देने के लिए 2 सप्ताह का समय मिल गया, जो कठिनाई के लिहाज से पिछली डकैती से कहीं आसान थी। हालांकि पिछली डकैती के विपरीत, जहां हर चीज उसके नियंत्रण में थी, इस बार उसे योजना को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से दुष्ट पंथ पर निर्भर रहना पड़ा, जिस पर लियो को भरोसा नहीं था। मैंने अपना वादा निभाया है और तिजोरी के अंदर जाने का एक वैध अवसर ढूंढ लिया है। मुझे उम्मीद है कि उन बेवकूफों ने भी अपना वादा निभाया होगा और उनके पास वास्तव में कोई ऐसा कारगर तरीका होगा जिससे मैं वह पांडुलिपि चुरा सकूं जिसकी उन्हें इतनी बेसब्री से चाहत है। अगर मेरे द्वारा किए गए सभी प्रयासों और जोखिमों के बावजूद पंथ की अक्षमता या खराब योजना के कारण मैं उस पांडुलिपि को प्राप्त करने में असफल रहता हूं, तो इस पूरे व्यथित ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, लियो ने कड़वाहट से कहा, अपना सिर हिलाते हुए और अपने अपार्टमेंट की ओर वापस चलने लगा, जहां से वो बिना देरी किए मुयानफे से संपर्क करने का इरादा रखता था। अध्याय 363, एक आपातकालीन कॉल, ग्रह वोर्थास, टाउन हॉल, युद्ध कक्ष, 12वें एल्डर का दृष्टिकोण। कक्ष शोरगुल से भरा हुआ था। अयस्क खनन संघों, मिश्र धातु शोधन कारखानों और मिसाइल पुर्जे निर्माताओं के संघ नेताओं ने एक साथ बात की। कच्चे माल के कोटा और संशोधित समय सीमा पर चर्चा करते समय उनकी आवाजें तात्कालिकता के साथ एक दूसरे पर हावी हो रही थीं। इन सबके केंद्र में 12वें एल्डर खड़े थे, जो संयमित धैर्य के साथ सुन रहे थे और ग्रह के मनोबल से समझौता किए बिना उत्पादन बढ़ाने और युद्धकालीन सहयोग पर शांतिपूर्वक बातचीत कर रहे थे। हम सेक्टर 7 में उत्पादन दोगुना कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जोखिम भत्ता तुरंत लागू किया जाए। हम जानवर नहीं हैं, हम निर्माता हैं, अयस्क खनन संघ के नेता ने दृढ़ता से कहा, जिस पर उपस्थित प्रतिनिधियों ने सिर हिलाकर और दबी आवाज में सहमति जताकर उनका समर्थन किया। इस 12वें बुजुर्ग के बारे में आपके क्या विचार है? किसी ने पूछा। तभी अचानक कमरे में एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी। बज़्ज़ट बज़्ज़ज़ पहले तो हल्की सी गूंज सुनाई दी, लेकिन फिर वो तेज और हिंसक हो गई, क्योंकि 12वें एल्डर के निजी संचार क्रिस्टल ने उनकी बेल्ट से टकराते हुए इतनी तीव्रता से कंपन किया कि कमरे में मौजूद हर किसी की निगाह उस पर टिक गई। मुझे आज कोई संचार अनुरोध नहीं मिलना चाहिए था, 12वें वरिष्ठ ने सोचा, जैसे ही उसने अपनी बेल्ट की ओर देखा और उस पर प्रदर्शित हो रही छोटी सी छवि को देखा। यह मुफैन है, उसे एहसास हुआ, और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। माफ कीजिए, यह मामला इंतजार नहीं कर सकता, उसने कहा। उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो गई थी, अधिकार के साथ साथ तात्कालिकता भी झलक रही थी, और बिना कुछ और कहे वह मुड़ा और बगल के प्रतीक्षालय में चला गया, अपने हाथ के इशारे से ध्वनिरोधक दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। धड़ाम, निजी कक्ष, संचार लिंक स्थापित। क्या बात है, नॉयो ने कटी हुई आवाज में कहा। आज आपसे संपर्क करने का कोई समय निर्धारित नहीं था। दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ हुई, तभी मुंह फैन की आवाज सुनाई दी, हौंफती हुई, बेचैन और लगभग अविश्वास से भरी हुई। उसने कर दिखाया, 12वें एल्डर, लियो ने ब्लैक सरपेंट्स के खजाने में प्रवेश करने का रास्ता खोज लिया है। अब वो डकैती की योजना बनाने में हमारी मदद मांग रहा है। उसने अपना वादा पूरा कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था, उसने कर दिखाया। इसके बाद सन्नाटा छा गया, एक लंबा वाला। नोयर की पुतलियां सिकुड़ गईं, संचार क्रिस्टल के किनारे पर उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। असंभव, वो एक कदम पीछे हट गया, मानो इस खुलासे ने उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया हो। उसे यह मिशन सौंपे हुए अभी 6 सप्ताह भी नहीं हुए हैं, और उसने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसे हम 30 से अधिक वर्षों में पार नहीं कर पाए थे। उसका मन अविश्वास से भर गया, फिर स्थिर हो गया, और विस्मय की धीमी, स्पष्ट लय ने उसे घेर लिया। यही तो एक सच्चे ड्रैगन की खासियत है। उनके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान फैल गई, असामान्य लेकिन स्पष्ट रूप से वास्तविक। किंवदंतियों के अनुसार ड्रैगन ही वो था जो अंधकार में भी प्रकाश लाता था, असंभव को संभव कर दिखाता था और निराशा को नियति में बदल देता था। नोयर को एक समय विश्वास था कि वो नूह की मृत्यु के बाद फिर कभी ऐसी आकृति नहीं देख पाएगा, लेकिन लियो स्काईशेड उसे गलत साबित करने लगा था। क्या आपको यकीन है? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई, क्योंकि वो अपनी आवाज में उत्साह को दबा नहीं पा रहा था। उसने ये कैसे किया? आपको यकीन है कि यह कोई जाल नहीं है?
दशकों में पहली बार 12वें एल्डर शांत और संयमी रणनीतिकार का सावधानीपूर्वक बनाया गया मुखौटा टूट रहा था, जिससे उसके नीचे छिपी किसी कहीं अधिक खतरनाक चीज की चिंगारी उजागर हो रही थी। आशा, उसे उम्मीद थी कि जिस लड़के को उसने एक जोखिम भरे फैसले के तौर पर तैयार करने का निर्णय लिया था, वो उसके लोगों के लिए आवश्यक उद्धारकर्ता साबित हो रहा है। नहीं, यह कोई जाल नहीं है। जाहिर तौर पर उसने सरपेंट्स के लिए एक बहुत ही कठिन मिशन पूरा किया है और उसे तिजोरी में प्रवेश करने और इनाम के तौर पर अपनी पसंद की कोई भी वस्तु चुनने का अधिकार मिल गया है। उसे 2 हफ्तों में प्रवेश करने का मौका मिलेगा और वह बिना मारे गए उस पांडुलिपि को बाहर तस्करी करने में हमारी मदद मांग रहा है, फैन ने उत्साह से कहा, जबकि नॉयर एक बार फिर चुप हो गया। उसकी निगाहें सामने की दीवार पर टिकी रहीं और जैसे जैसे वो जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था, उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गईं। अविश्वसनीय, उसने लगभग खुद से फुसफुसाते हुए कहा, ये लड़का मेरी सारी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया है। उसकी सांस गले में अटक गई, उसका दिमाग विस्मय और इस ठंडे, गणनात्मक एहसास के बीच बटा हुआ था कि यह सफलता पूरे पंथ और लियो के भाग्य के लिए क्या मायने रख सकती है। परिषद ने पहले ही उसे ड्रैगन नाम देने पर सहमति जता दी है, बशर्ते वो पांडुलिपि वापस ले आए। इससे लगभग ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसे अगले ड्रैगन के रूप में चुना जाएगा। कदम कदम वो एक बार चहलकदमी करता रहा, फिर दोबारा और फिर बीच रास्ते में ही रुक गया। उसे बताओ, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में फिर से वही दृढ़ रुख लौट आया। उसे किसी जटिल डकैती या बचाव कार्य को अंजाम देने की जरूरत नहीं है। वो क्रिस्टल की ओर मुड़ा, उसकी आंखें तेज और उद्देश्यपूर्ण थीं। उसे बस इतना करना है कि तिजोरी में एक आयामी पोर्टल बिंदु की तस्करी करके उसे एक निश्चित अबाधित स्थान पर सुरक्षित कर देना है। उसने योजना की गंभीरता को समझने के लिए कुछ देर रुककर आराम किया। अगर वो ऐसा कर पाता है तो बाकी काम पंथ के कार्यकर्ता संभाल लेंगे। हम रिमोट पोर्टल सिंक शुरू करेंगे और एक ही बार में सुनियोजित और समन्वित तरीके से तिजोरी पर धावा बोलेंगे, जहां हम अंदर रखी हर चीज लूट लेंगे, चाहे वो स्क्रॉल हो, अवशेष हो, संपत्ति हो। हम 20 मिनट के भीतर सब कुछ ले लेंगे। वो अपनी जांघ पर उंगलियां थपथपाते हुए विभिन्न कारकों की गणना कर रहा था। लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि वो समझ जाए, इससे एक नेक गुट के नागरिक के रूप में उसकी पहचान हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी। एक बार वो पोर्टल सक्रिय हो जाए तो उसकी संलिप्तता से इनकार करना असंभव होगा। नोयर की आवाज अब और ठंडी और अधिक सटीक हो गई थी। पोर्टल को सक्रिय करने से पहले उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर पंथ के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा, क्योंकि अगर हम सफल हो जाते हैं तो ब्लैक सरपेंट्स लगभग तुरंत ही उसके नाम से एक उच्च श्रेणी का मिशन जारी कर देंगे। ब्लैक सरपेंट का एक भी ऐसा एजेंट नहीं होगा जो उसे ढूंढकर मारने का मिशन न ले, क्योंकि वो जीवन भर ब्रह्मांड का सबसे वांछित व्यक्ति बनकर रहेगा। नोयर ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। सुनिश्चित करें कि वो परिणामों के लिए तैयार है। सुनिश्चित करें कि वो समझता है कि इस मिशन को लेकर वो ब्रह्मांड के 90% हिस्से को अपना स्थायी शत्रु बनाने जा रहा है और उसके पास इसके बाद पंथ के साथ जुड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। नोयर ने निर्देश दिया, जिस पर फैन ने दूसरी तरफ से सिर हिलाया। समझ गई बड़े, उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। जैसे ही नोयर ने फोन रखा, उसके हाथ उत्साह से कांप रहे थे और वो तुरंत एक आयामी पोर्टल बिंदु खोजने के लिए कमरे से बाहर भागा। अध्याय 364 मांगे ट्विन फैंग ग्रह बाहरी आवास वलय लियो का अपार्टमेंट। एक ही माना दीपक की मंद रोशनी से कमरा जगमगा रहा था जब लियो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक हाथ आलस से उसके सिर के पीछे मुड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में उसका व्यक्तिगत संचार क्रिस्टल था। जैसे ही मुंह फैन का प्रतिबिंब जीवंत हुआ, क्रिस्टल की हल्की गूंज उसकी हथेली पर धीरे से कंपन करने लगी। उसका चेहरा मुश्किल से रोकी जा सकने वाली उत्तेजना से चमक रहा था। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, उसने हौंफते हुए कहा। तुम्हें अपने साथ ले लिया जाएगा। इस मिशन के बाद तुम्हें दुश्मन के साथ रहने की जरूरत नहीं होगी। तुम आधिकारिक तौर पर हमारे समूह का हिस्सा बन जाओगे। लियो ने भावहीनता से सिर हिलाया। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे, मानो फैन के शब्द उसके लिए किसी सामान्य मौसम रिपोर्ट जितने ही महत्व रखते हो और कुछ नहीं। और सबसे अच्छी बात, आपको खुद कुछ भी चुराने की जरूरत नहीं है। आपको बस तिजोरी के अंदर कहीं भी आयामी पोर्टल बिंदु डालना है। एक बार यह सक्रिय हो जाए तो बाकी काम पंथ संभाल लेगा। वो मुस्कुराई, लेकिन लियो ने ऐसा नहीं किया। आदरपूर्वक फैन, लियो ने कांच जैसी ठंडी, तीखी और टूटने के कगार पर खड़ी आवाज में कहा, मुझे आपके किसी भी एजेंट पर इस मिशन को पूरा करने का भरोसा नहीं है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। और मुझे इस पंथ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वह अपने वचन का सम्मान करेगा और मेरे द्वारा उस पांडुलिपि को सौंपने के बाद मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिसके प्रति आप इतने जुनूनी हैं। स्क्रीन पर हल्की सी झिलमिलाहट हुई और मुंह फैन के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है कि हम अपना वादा निभाएंगे?
नहीं, लियो ने तुरंत और बिना किसी झिझक के जवाब दिया। कमरा सन्नाटे में डूब गया, एक भारी और मार्मिक सन्नाटा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह क्या है, उसने सीधे बैठकर गंभीर स्वर में कहा। तुमने मुझे शुरू से ही अपने जाल में फंसाया है, सहयोगी के रूप में नहीं, चुने हुए एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक औजार के रूप में, एक हथियार जिसे तुम निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, और मैंने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी। वह आगे की ओर झुका, उसकी आवाज धीमी लेकिन विषैली थी। तुमने मेरी यादें चुरा ली, तुमने मुझे अपने इशारों पर नचाने के लिए मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाला, और तुमने मुझे रोडोवा और ब्लैक सरपेंट्स में शामिल होने के लिए मजबूर किया। लेकिन मेरे जीवन के बारे में एक तरफा फैसले लेने का तुम्हारा ये सिलसिला आज खत्म होता है। मू फैन स्तब्ध रह गई, मानो उसने लियो से अचानक इतने कठोर शब्द सुनने की उम्मीद नहीं की थी, कम से कम इतने गुस्से के साथ तो बिल्कुल नहीं। अगर आप वो पोर्टल स्थापित करवाना चाहते हैं, अगर आप वो स्क्रॉल वापस लेना चाहते हैं, तो ये मेरी शर्तें हैं। उसने 3 उंगलियां उठाई। सबसे पहले, मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को उस ग्रह पर ले जाया जाए जहां आप मुझे स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके पास रहने के लिए एक आलीशान घर हो, पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो, और 2 सप्ताह पूरे होने से पहले उन सभी के साथ एक लाइव वीडियो कॉल हो, वे सभी स्वस्थ, सुरक्षित और मानसिक रूप से ठीक हों। मैं ये पुष्टि किए बिना मिशन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा कि वे वास्तव में जीवित और सुरक्षित हैं। दूसरा, उसने आगे कहा, तुम्हें मेरे पालतू जानवर डंपी को वापस लाना होगा। जहां तक मुझे याद है, वो पालकिया ग्रह पर एक सार्वभौमिक सरकारी ग्रूमिंग सुविधा में है, और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आपको उसे चुराना पड़े या उस सुविधा को जला देना पड़े। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि इतने कम समय में उसे वापस लाना आपके लिए संभव है या नहीं। असल बात तो ये है कि डंपी नहीं तो स्क्रॉल भी नहीं। मू फैन ने अपना मुंह खोला ही था कि लियो ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। तीसरा, मैं चाहता हूं कि आप सार्वभौमिक सरकार द्वारा संचालित लॉस्ट हीरोज प्रोग्राम तक पहुंचे और मेरे गुरु बेन को पुनः बनाएं। साइबरनेटिक प्रतिलिपि, गेम लॉग से प्राप्त प्रतिलिपि, जिसमें हमारी बातचीत से संबंधित उसकी यादें बरकरार है, उसे फिर से बनाओ। मैं चाहता हूं कि जब मैं अपनी मां और डंपी से बात करूं, तो वह भी वहीं खड़ा हो। 1 मिनट भी देर नहीं होनी चाहिए। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। यदि अगले 14 दिनों के भीतर तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई, तो ये सौदा रद्द हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं तिजोरी में प्रवेश करूंगा और उसमें से जो चाहूंगा वो निकाल लूंगा, और आप हमेशा के लिए वो पांडुलिपि प्राप्त करने का मौका खो देंगे। और उसके बाद आप अपने अनुयायियों से कह सकते हैं कि वे इसे वापस पाने के अपने सपनों को त्याग दें। वो धीरे धीरे उठा और अपने अपार्टमेंट की छोटी खिड़की की ओर चलकर गया, जहां से वो नीचे सड़क को बेजान आंखों से देख रहा था। क्योंकि अब वो दिन खत्म हो गए हैं जब मैं आज्ञाकारी कठपुतली की भूमिका निभाता था। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता, फैन। मैं तुम्हारे मकसद की पूर्ति नहीं करता। अगर तुम्हें वो चाहिए जो मेरे पास है, तो मेरी कीमत चुकाओ। मुंह फैन जम सी गई, उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। लियो की आवाज में अचानक आई क्रूरता और स्पष्टता ने उसकी सारी उत्तेजना को चकनाचूर कर दिया। पहली बार उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। लियो की स्वायत्तता को दबाकर और उसके विकास के प्रारंभिक चरणों के दौरान उसे धोखा देकर पंथ ने उसके दिल में वफादारी पैदा नहीं की थी, बल्कि अविश्वास बोया था। फैन हमेशा से यह मानता था कि उनके कार्य आवश्यक थे, कि लियो को एक शक्तिशाली ड्रैगन कैंडिडेट के रूप में विकसित होने में मदद करने के नाम पर उनके द्वारा की गई हर हेराफेरी उचित थी। लेकिन अब, अपने जीवन में थोड़ी सी भी आजादी वापस मिलने के साथ, लियो अब उस पंथ को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानता था। वो उन्हें जोड़ तोड़ करने वाले मानते थे, और जिस वफादारी को वे विकसित करने की उम्मीद कर रहे थे, उसकी जगह अब एक शांत, सुलगते हुए संदेह ने ले ली थी। आपको बता दें, ये हम बनाम आप वाली स्थिति नहीं है। द कल्ट आपका भविष्य का घर है, और हम आपके विस्तारित परिवार हैं। हमारा इरादा आपको धोखा देने या हेरफेर करने का नहीं है, और न ही हम आपके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपकी मांगें अपने अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी को भेज दूंगा। लेकिन ये जान लीजिए कि आज आपके शब्दों ने मुझे बहुत दुखी किया है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, लियो। आपको हमसे सावधान रहने की जरूरत नहीं है, फैन ने कॉल काटने से पहले कहा, जिस पर लियो ने उसकी आखिरी बातों पर बस उपहास उड़ाया। औरत, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दुखी हो। तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है, उसने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मू फैन ने जाने से पहले इतनी बचकानी टिप्पणी की थी। धड़ाम उसने संचार क्रिस्टल को एक तरफ फेंक दिया, और बिना दूसरी नजर डाले उसे बिस्तर पर गिरने दिया। कुछ सेकंड के लिए कमरा फिर से शांत हो गया, शांति के कारण नहीं, लेकिन क्योंकि लियो सोच रहा था। आखिरकार उसने वो बात कह ही दी, एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, और उसे लगा, यह सही था।
क्योंकि अगर उसने अभी अपने भाग्य का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लिया तो फिर कब लेगा? अगले जबरन मिशन के बाद, अगले विश्वासघात के बाद, वो धैर्यवान, आज्ञाकारी और सहयोगी रहा था, लेकिन इन सब बातों से उसे पंत से ईमानदारी या अपने परिवार को फिर कभी नुकसान न पहुंचाने का वादा नहीं मिला था, केवल और अधिक हेरफेर। इसलिए अब से अगर उस पंत को उससे कुछ भी चाहिए होगा तो उन्हें उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि लियो जानता था कि उसे जल्द ही पंथ के कार्यकर्ताओं के बीच रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ब्रह्मांड के 90% लोगों द्वारा उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। फिर भी वो उस जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के लिए दृढ़ संकल्पित था, क्योंकि तब कम से कम उसके उत्थान या पतन का कारण बनने वाले विकल्प उसके अपने होंगे, न कि किसी और द्वारा उस पर थोपे गए होंगे। माफ करना फैन, लेकिन अब और कोई मुफ्त आज्ञा पालन नहीं चलेगा, अब और चुपचाप सहना नहीं चलेगा। बस कारोबार है, लियो ने अपनी उंगलियां चटकाते और कंधे हिलाते हुए सोचा, क्योंकि अगर खुद की भलाई के लिए काम करने की कीमत दूसरों की नजरों में क्रूर दिखना भी थी तो वो इसे चुकाने के लिए तैयार था। वो यहाँ लोगों की पसंद बनने के लिए नहीं आया था, उसकी प्राथमिकता खुद का जीवित रहना और अपना परिवार था, और अगर इससे दूसरों को ठेस पहुंचती थी तो उसे अब किसी बात की परवाह नहीं थी। अध्याय 365 वफादारी। इस बीच टेरा नोवा ग्रह, बाहरी झुगी झोपड़ियां, विद्रोह का गिल्ड कार्यालय। एक समय यह विद्रोह एक शक्तिशाली संगठन हुआ करता था, एक प्रभावशाली संघ जिसमें लाखों वफादार सदस्य थे। लेकिन बीते कुछ साल इसके लिए अनुकूल नहीं रहे। शहर के केंद्र में स्थित अपने प्रमुख मुख्यालय को छोड़ने के लिए मजबूर होकर वे झुगी झोपड़ियों में चले गए, क्योंकि वे आसमान छूते किराए का भुगतान करने में असमर्थ थे। अब उनके गिल्ड हॉल से आने वाली चरमराहट की आवाज उसके सदस्यों के मनोबल से कहीं अधिक तेज थी। हवा के हर झोंके से छत चरमरा उठती थी और मुड़ी हुई लकड़ी की फर्श की तख्तियां हल्के से हल्के कदम से भी झुक जाती थीं। हवा में जंग और नम लकड़ी की दुर्गंध फैली हुई थी, एक ऐसी गंध जो असफलता की तरह मंडरा रही थी। जर्जर दीवारों पर खाली मिशन बोर्ड लगे हुए थे, जिनके किनारों पर फीके पड़ चुके बैनर थे जो कभी गर्व की भावना जगाते थे लेकिन अब केवल भूली हुई महिमा की खामोश याद दिलाते थे। गिल्ड का पतन केवल स्थान के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि भावना, उद्देश्य और स्वयं गिल्ड की मूल भावना में भी हुआ। नहीं सैम, मुझे नहीं लगता कि तुम समझते हो, मिशन हॉल में खड़े एक गिल्ड सदस्य ने सिर हिलाते हुए कहा और अपने दिमागी रूप से भ्रमित दोस्त को वास्तविकता समझाने की कोशिश की। मैंने जेसन से सुना है कि यह सब खत्म हो गया है। एक और हफ्ता, शायद 2 हफ्ते। अगर हम कम से कम 3 मिलियन एमपी जुटाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए तो हमारे पास कर्जदारों को कर्ज चुकाने, गिल्ड का लाइसेंस नवीनीकृत करने या इस वीरान जगह का किराया देने के लिए पैसे नहीं होंगे। विरोधी संघ पहले से ही हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें बिना नेता के कट्टरपंथी कह रहे हैं, भूत की पूजा करने वाले भ्रमित मूर्ख कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि बॉस कभी वापस नहीं आएगा। वे कहते हैं कि कैओसब्रिंगर भ्रम में है और बॉस हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनके अनुसार हम जल्द ही अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे और फिर हमारी सारी संपत्ति सूदखोरों द्वारा जब्त कर ली जाएगी और हमारी मुख्य प्रबंधन टीम को अपना कर्ज चुकाने के लिए शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने ये कहते हुए अपनी आंखों के किनारे से एक आंसू बहा दिया। इस समय द अपराइजिंग के लिए हालात वाकई बेहद कठिन थे। हालांकि द बॉस के एक दिन वापस लौटने की उनकी उम्मीद अटूट बनी रही। जेसन को कुछ नहीं पता, लॉर्ड बॉस एक दिन जरूर लौटेंगे, और जब वो लौटेंगे तो हम उन्हें गलत साबित कर देंगे, सैम ने जवाब दिया, और हमेशा की तरह वो भ्रम में डूबा रहा। बगल वाले कमरे में कैओसब्रिंगर अपनी टूटी हुई महोगनी की मेज के पीछे सुस्त बैठा था। उसके पूरी तरह से मैनिक्योर किए हुए हाथों में खट्टी बेरी लिकर की आधी खाली बोतल धीरे धीरे हिल रही थी। उसके लंबे, चमकदार नाखून, जो कभी गर्व के चमकीले रंगों से रंगे हुए थे, अब उखड़ गए थे। उसकी कभी जोशीली आंखें सामने की उखड़ती हुई दीवार को खाली निगाहों से घूर रही थी, और वह सोच रहा था कि अब उसे कौन सा हताशा भरा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सोफिया नाम की लड़की और उसका अल्काजार परिवार बहुत ही जिद्दी है। वे हर महीने और अधिक पैसे की पेशकश करते रहते हैं ताकि मैं अपने प्रभु के बारे में जो कुछ भी जानता हूं वो सब बेच दूं। कैओसब्रिंगर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोचा। 5 मिलियन सांसद, सच उगलवाने के लिए उन्हें यही आखिरी प्रस्ताव दिया गया था, फिर भी उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। मैं अपने स्वामी के बारे में जानकारी कभी नहीं बेचूंगा, लेकिन मुझे गिल्ड को जीवित रखने के लिए पैसे की जरूरत है, उसने चुपचाप स्वीकार किया, अपने पेय का एक और घूंट धीरे से लेते हुए। तभी अचानक उसके कार्यालय का दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला। टकरा जाना एक युवा गिल्ड कुरियर हौंफते हुए, आंसू बहाते हुए अंदर आया। लीडर, लड़के ने चिल्लाकर कहा, यह एक पैकेज है, बॉस की तरफ से एक पैकेज। पहले तो कैओसब्रिंगर टस से मज नहीं हुआ, शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे,
पहले धीमे, फिर तेज होते गए और धीरे धीरे बढ़ते गए जब तक कि उसके अंदर कुछ फिर से जीवंत नहीं हो उठा। तुमने अभी क्या कहा? उसने पूछा, जैसे ही उसकी बेजान आंखें एक बार फिर जीवंत हो उठी और उसका झुका हुआ शरीर स्वतः सीधा हो गया। एक पार्सल, उसकी तरफ से। कुरियर ने कांपते हाथों से कपड़े में लिपटे पार्सल को ऊपर उठाते हुए दोहराया। प्रेषक के लेबल पर द बॉस लिखा है। जैसे बिजली का झटका लगने से व्यक्ति हिल जाता है, वैसे ही कैओसब्रिंगर उन शब्दों को सुनते ही अपनी सीट से उछल पड़ा और उसके अचानक उठने से उसकी चरमरती कुर्सी लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गई। धड़ाम, मुझे दे दो, उसने चौंका देने वाले जोश के साथ आगे बढ़ते हुए कहा और दोनों हाथों से पार्सल को ऐसे छीन लिया मानो वो किसी खंडहर हो चुके मंदिर में बचा हुआ अंतिम पवित्र अवशेष हो। इसे मत छुओ, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। ये ईश्वरीय संपत्ति है, बच्चे, संभल कर रहो। वो फुफकारा, पैकेट को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए, उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद करते हुए कैओसब्रिंगर अपनी डेस्क पर लौट आया और उस पैकेज को उतनी ही श्रद्धा से नीचे रख दिया जैसे कोई पुजारी वेदी पर भेंट रखता है। हे भगवान! लेबल पर परिचित स्पष्ट लिखावट में लिखे नाम को देखते ही वो जोर से हौंफ उठा। प्रेषक, बॉस। पैकेज पर कोई वापसी पता नहीं था, कोई मुहर नहीं थी, कोई छिपा हुआ चिन्ह नहीं था, बस वो नाम था, वो पवित्र, पावन नाम। हे भगवान, ये सच है, यह वही है, कैओसब्रिंगर ने सोचा और जल्दी से पैकेज खोलकर अंदर की सामग्री की जांच की। अंदर उसे एक लिपटा हुआ ईंट का टुकड़ा, एक पत्र और एक चेक मिला। भगवान ने क्या भेजा है? कैओसब्रिंगर ने सोचा। जैसे ही उसने सबसे पहले पत्र के पन्ने पलटे, उसकी उंगलियां रेशम में तूफान की तरह कांप रही थीं। मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। आपको जल्द ही मेरी ओर से सूचना मिलेगी। तब तक हमारे लोगों का ख्याल रखें और इस धन का बुद्धिमानी से उपयोग करें। साथ ही इस पैकेज को सुरक्षित रखें, यह मेरे लिए बहुत कीमती है। नमस्कार, बॉस साहब। नोट के नीचे यूनिवर्सल बैंक का एक खाली चेक रखा हुआ था, जिस पर कुल 10 मिलियन एमपी की सीमा तक की मुहर लगी हुई थी। कैओसब्रिंगर नहीं रोया, वो सिसकियां लेने लगा, निडर होकर, खुलकर, खूबसूरती से। आंसू बहते ही वो घुटनों के बल गिर पड़ा, जिससे उसकी निचली पलकों पर बची हुई थोड़ी सी आईलाइनर भी फैल गई। मेरे प्रभु, मेरी रोशनी, मेरे ईश्वर, वो विलाप करते हुए उस पत्र को सीने से चिपकाए बैठा, मानो वो उसकी जीवन रेखा हो। आप मुझे याद करते हैं। उसने सड़ी हुई छत की ओर देखा, उसके होंठ उन्मादी मुस्कान में कांप रहे थे। वो वापस आ गया है, वो जीवित है, वो हमें नहीं भूला है, वो मुझे नहीं भूला है। वो नशे में धुत बैले डांसर की तरह अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगा। चेक को अपने गाल से चिपकाए हुए वो आंसुओं के बीच हंस रहा था। अब और गरीबी नहीं, उन धूर्त संशयवादियों के फैसले से अब और कोई परेशानी नहीं, विद्रोह फिर उठेगा। अब उसने उस पैकेट को अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया और युद्ध के बाद फिर से मिले प्रेमियों की तरह आगे पीछे झूलने लगा। मुझे पता था कि वो हमारे पास लौट आएगा। मैंने इंतजार किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने विश्वास किया, और अब मेरे विश्वास का फल मिल गया है। जैसे ही उसने लिफाफे पर लिखे तेज अक्षरों पर उंगली फेराई, उसकी सिसकियां धीरे धीरे सिसकियों में बदल गईं। मेरे स्वामी, मैं आपका पैकेट आपके लिए सुरक्षित रखूंगा। मैं किसी को भी इसे छूने नहीं दूंगा। अभी भी उस पार्सल को नवजात शिशु की तरह थामे हुए कैओसब्रिंगर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नई गरिमा के साथ अपने वस्त्र को सीधा किया। उसके दिनों पर छाए नशे का धुंधलापन गायब हो गया और उसकी जगह एक ऐसी चिंगारी ने ले ली जो वर्षों से नहीं जली थी। वो दूर की दीवार पर लगे टूटे हुए दर्पण के पास गया, अपने आंसू पोंछे और कांपते हाथों से अपना मेकअप ठीक करने लगा। अगर दुनिया को पहले शक था, तो अब शक करने दो, उसने चमकीली लिपस्टिक की एक नई परत लगाते हुए फुसफुसाया, क्योंकि जिसकी हम सेवा करते हैं, वो हमें फिर से याद कर रहा है। फिर चमकती आंखों और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो दरवाजे की ओर मुड़ गया। गिल्ड हॉल तैयार करो, उसने पुकारा। झंडों को फिर से रंगो, फर्श चमकाओ, सेक्टर ई के आलसी लोगों, अपने जूते साफ करो और हिम्मत जुटाओ। इस गिल्ड के फिर से उठने का समय आ गया है। अध्याय 366, राजनेता और उनका नाजुक अहंकार, ग्रह वोर्थक, 12वें एल्डर का दृष्टिकोण। जब मुफैन ने उन्हें दोबारा फोन किया और लियो द्वारा इस मिशन को पूरा करने के लिए रखी गई सभी मांगों के बारे में बताया, तो 12वें एल्डर को बिल्कुल भी मजा नहीं आया। यहाँ युद्ध चल रहा है, मेरे पास उस लड़के के लिए पालतू जानवरों को वापस लाने के मिशन को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति नहीं है। उसने शिकायत की, क्योंकि इस मांग से उसके मुंह का स्वाद पहले ही खराब हो चुका था। एक और वो लियो का सम्मान इसलिए करता था क्योंकि उसमें पंथ पर अविश्वास करने की स्पष्टता थी और उसने ऐसी शर्तें रखी जिनसे उसके अपने हितों की रक्षा हो सके।
हालांकि दूसरी ओर उसे इस बात से बेहद चिढ़ थी कि उसने जिस सुपर सैनिक को प्रशिक्षित किया था उसका अपना एक अलग ही दिमाग था, जबकि वह वास्तव में एक ऐसा निर्जीव हथियार चाहता था जो बिना किसी सवाल के आदेशों का पालन करे। मैंने आज प्रथम एल्डर के साथ एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की थी। मुझे यकीन है कि जब मैं उन्हें इस घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा तो वे खुश नहीं होंगे। नॉयर ने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि उसे दूर से ही उनकी फटकार का आभास हो रहा था। आपको हमेशा अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको उनके सलाहकार के रूप में व्यवहार करना चाहिए और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए, भले ही उन्हें लगे कि आप गलत हैं। उसे पहले से ही अपने दिमाग में प्रथम बुजुर्ग की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे उसी पुराने सिद्धांत से डांट रही थी। लियो की मांगों के बारे में सुनकर वो आदमी बहुत क्रोधित होने वाला था। नोअर को ये बात अच्छी तरह पता थी। उसी दोपहर ग्रह तिथिया उसी दोपहर बाद जब 12वें एल्डर पहले एल्डर के सामने बैठे और लियो की ब्लैक सरपेंट्स वॉल्ट में प्रवेश करने का रास्ता खोजने में मिली सफलता के साथ साथ उसके बाद की मांगों की बेतुकी सूची का विवरण देने लगे, तो उन्होंने पहले एल्डर के चेहरे के भाव को बदलते हुए देखा, जो कुछ ही मिनटों में खुशी से सतर्कतापूर्ण जांच में बदल गया। ये लड़का वाकई प्रतिभाशाली है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें अगला ड्रैगन बनने की प्रतिभा है, लेकिन उसका स्वभाव एक समस्या है। आपको ये समझना होगा, लॉर्ड ट्वेल्थ, कि ड्रैगन बनने के लिए एगोन वेयर के बजाय स्काईशिट का समर्थन करने का मेरा एकमात्र कारण ये है कि मुझे वेयर का रवैया बिल्कुल भी लचीला नहीं लगता। अन्यथा उसके पास भी योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा है। आपको अपने बेटे को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि भले ही वो इस बार अपनी छोटी मोटी शरारत से बच जाए, अगर वह यही रवैया अपनाता रहा तो भले ही उसे अगला ड्रैगन नामित कर दिया जाए, वो परिषद का समर्थन खो देगा। पहले बुजुर्ग ने निर्देश दिया, जिस पर नोयर ने सिर झुकाकर सहमति जताई। एक बार जब वो पंथ के दायरे में आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारे तौर तरीकों में परिपक्व और समझदार हो जाएगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस पांडुलिपि को वापस प्राप्त करें और उसे अगला ड्रैगन बनने में मदद करें। फिर जहां तक हमारे पास उसका उल्टा पैमाना है, उसका परिवार हमारे नियंत्रण में है। हम उसे काबू में लाने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे, नॉयर ने कहा, और पहले बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। आगे बढ़ो। लड़के द्वारा रखी गई मांगों को पूरा करने के लिए मेरे दल के लिए आदमियों का उपयोग करने की तुम्हें मेरी अनुमति है, लेकिन सुनिश्चित करो कि ऐसी स्थिति दोबारा कभी न हो। बैठक समाप्त करते हुए पहले व्यक्ति ने अंत में कहा। उसी समय प्लेनेट जुपिटर वाइस पंथ का नेता चार्ल्स। आसमान लगातार 4 दिनों तक जलता रहा। 4 दिनों तक लगातार बमबारी। 4 दिनों तक धातु से बनी उन चिड़ियों को देखना जो जमीन पर पैर रखने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त होकर जल गई। 4 दिनों तक नकली जहाजों, खाली पॉड्स और डिस्पोजेबल सैनिकों को माना शील्ड पर इस तरह फेंका गया जैसे भट्टी में लकड़ियां। उपपंथ नेता चार्ल्स उत्तरी निगरानी मीनार के ऊपर बाहें मोड़े, उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए खड़ा था और क्षितिज की ओर देख रहा था, जहां जहाजों का एक और झुंड एक बार फिर नीचे उतरना शुरू कर चुका था। दूर से आ रहे धमाकों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। तभी उसने धीमी और तीखी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, वे अभी भी यही कर रहे हैं। 4 दिन बीत गए और उन कमीनों ने ग्लाइडर श्रेणी से ऊपर का एक भी जहाज तैनात नहीं किया। आपको उनकी दौलत का सम्मान करना होगा, क्योंकि इस समय मुझे पूरा यकीन है कि हमने एक हफ्ते में उतने ग्लाइडर जहाज नष्ट कर दिए हैं जितने उस गुट ने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं जीते। उन्होंने आत्मनिंदा भरी हंसी हंसते हुए कहा। ग्रह की माना ढाल आकाश में फिर से चमक उठी। दिव्य माना की एक विद्युतीय चमक एक अन्य ग्लाइडर श्रेणी से गुजरी। जैसे ही यान हवा में फट गया, उसके टुकड़े तुरंत वाष्पीकृत हो गए। 76। चार्ल्स ने विस्फोटों की गिनती करते हुए जोर से कहा। 70, 7, 78, 69। वो 82 पर रुक गया। ये लहर 4 मिनट से भी कम समय तक चली। सर, युद्ध रिपोर्ट सर। लेफ्टिनेंट फ्रेड हॉन्फ्टे और पसीने से तरबतर होकर टावर पर चढ़ रहे थे। तभी उनके नीचे से एक आवाज आए। सर, हमें अभी अभी सेक्टर ई से खबर मिली है। 2 और स्ट्राइकर पॉड बाहरी वक्रता को पार करने में कामयाब रहे, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले ऊपरी वायुमंडल में जल गए। चार्ल्स ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसने बस अपनी सिगरेट का एक और कश लिया। तो फिर कोई जीवित नहीं बचा? फ्रेड ने सिर हिलाया। कोई नहीं। इसके बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, जिसे केवल नीचे से आती रक्षात्मक इंजनों की धीमी गूंज ही तोड़ रही थी। चार्ल्स ने नाक से धुआं निकाला। लेफ्टिनेंट, युद्ध शुरू होने के बाद से उन्होंने कुल कितने जहाज भेजे हैं? फ्रेड हिचकिचाया। 60,000 से ज्यादा, महोदय। चार्ल्स ने नाक सिकोड़ी। और कितने लोगों ने ढाल को भेद डाला है? फ्रेड के होंठ पतले हो गए। 0। चार्ल्स मुड़ा। उसका काला कोट युद्ध के झंडे की तरह उसके पीछे लहरा रहा था, और उसके जूते पत्थर के फर्श पर भारी आवाज करते हुए वो चबूतरे से दूर चला गया। ये बड़े ही धूर्त है ना, फ्रेड?
ये हमारा खून चूस रहे हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उस शील्ड को चालू रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की लागत बहुत अधिक है। भले ही हम उन्हें कागज के ड्रोन की तरह नष्ट कर रहे हो, हर एक स्पंदन हमारी ऊर्जा भंडार को कम कर देता है। वे जानते हैं कि हम अपनी उन्नत रक्षा प्रणालियों को हमेशा के लिए सक्रिय नहीं रख सकते। अंततः हमें उन्हें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, चाहे संसाधनों की कमी के कारण हो या रखरखाव के लिए। और जब वो दिन आएगा तो वे अपने विध्वंसक श्रेणी के जहाजों और भारी तोपखाने को मैदान में उतारेंगे, वे जहाज जो वास्तव में खतरा पैदा कर सकते हैं। वे अभी हमें तोड़ने के लिए हमला नहीं कर रहे हैं, वे हमारा खून चूस रहे हैं। ये मिट्टी के कटाव से होने वाली मौत है। फ्रेड ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। तो अब हम क्या करें, महोदय? चार्ल्स टावर के किनारे पर रुका और आकाश के युद्ध क्षेत्र की ओर पीछे मुड़कर देखने लगा। उन्होंने कहा, हम पलक भी नहीं झपकाते। यही हमारा तरीका है। हम उन्हें अपने पायलटों, अपने जहाजों, अपने संसाधनों को बर्बाद करने देते हैं। उन्हें आतिशबाजी के पीछे भागते हुए अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने देते हैं। फिर धीमी आवाज में, लगभग खुद से कहते हुए, क्योंकि जिस दिन हम रक्षा प्रणाली के नल बंद कर देंगे, उस दिन जुपिटर पर नरक की आग बरसेगी। फ्रेड चुपचाप उसके बगल में खड़ा रहा, आसमान को एक बार फिर रोशन होते हुए देखता रहा, क्योंकि हमलों की एक और लहर शुरू हो गई थी। और फ्रेड, जी श्रीमान, बुजुर्गों की परिषद को सूचित कर दो कि मुझे नॉक्सस ग्रह से उच्च श्रेणी के माना कोर की आपातकालीन हवाई आपूर्ति चाहिए। अगर धर्मी गुट एक और सप्ताह तक इसी तीव्रता से हमला करता रहा तो मुझे आसमान को टूटने से बचाने के लिए एक बैकअप बैटरी की आवश्यकता होगी, चार्ल्स ने बताया, और फ्रेड ने उसे सलाम किया और भाग गया। झटका चार्ल्स ने अपनी बुझी हुई सिगरेट को टावर के किनारे से नीचे फेंक दिया और अपने कोट से दूसरी सिगरेट निकाली। फिर उसे धीरे धीरे जलाते हुए वह आकाश में हो रहे विस्फोटों को गिनता रहा। 101,102.103। आकाश में धमाकों की गूंज जारी रही और वह अपनी दृढ़ निश्चय वाली आंखों से टूटे हुए टुकड़ों को ग्रह की सतह की ओर गिरते हुए देखता रहा। चलो फिर, नेक दिल कमीनों, उसने धीमी आवाज में कहा, देखते हैं तुम लोग इस छोटे से लाइट शो को कब तक जारी रख सकते हो। क्या आप भी हर दिन हजारों जहाज खोते रह सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अध्याय 367, वास्तविकता की जांच। ग्रह तिथिया, आंतरिक भट्टी जिला, सर्वोच्च मास्टर लोहार आर्गो की भट्टी। प्रथम एल्डर के साथ अपनी बैठक समाप्त होने के बाद 12वें एल्डर ने इनफनेस जिले में कदम रखा, जो ब्रह्मांड के निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ लोहारों का घर था। वो यहाँ एक छोटा आयामी पोर्टल बिंदु सुरक्षित करने आया था, जिसे वो लियो को मिशन पूरा करने के लिए उपलब्ध करा सके। हालांकि जब उसने पिछले दिन एक संचार क्रिस्टल के माध्यम से मास्टर एर्गो से अनुरोध किया, तो उस व्यक्ति ने इसे अच्छी तरह से नहीं लिया और तुरंत एक पागल कुत्ते की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। अंत में आर्गो ने मांग की कि नॉय स्वयं लोहारखाने में उससे मिलने आए, जिससे नॉय के पास स्वयं यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। चटकने की आवाज नोयर के करीने से इस्त्री किए हुए वस्त्र हल्के से लहरा रहे थे, क्योंकि गर्मी की लहरें उस पर खामोश आग की तरह छा रही थीं। पिघली हुई धातु पर हथौड़ों की चोटियों से हवा में चिंगारियां नाच रही थीं और प्रशिक्षु जगह बनाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन अंदर आया है, वे झुककर अभिवादन कर रहे थे। लेकिन इस सब के केंद्र में मौजूद व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने ऊपर देखा तक नहीं, जब तक नोयर ने एक बार अपना गला साफ नहीं किया। सर्वोच्च स्वामी आर्गो, आपने मुझे बुलाया था, उसने कहना शुरू किया। तभी हथौड़े की आवाज अचानक बंद हो गई। मुख्य लोहार ने अपना कालिक से सना हुआ चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर श्रद्धा का भाव नहीं था, बल्कि झुंझलाहट के भाव थे। फिर से तुम लोग, आर्गो बड़बड़ाया, फिर पूरी तरह खड़ा हो गया, अपनी हथेलियों को एक गंदे कपड़े से पोंछा और बिना किसी चेतावनी के उनमें से एक को काट लिया। फाड़ना, उसके दांतों से कपड़े फाड़ने की तीखी आवाज लोहारखाने में गूंज उठी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, 12वें स्वामी? आर्गो ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसने फटे हुए कपड़े को एक तरफ थूक दिया और आगे बढ़ गया। नोयर की पलकें झपकी, वो शब्दों से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लहजे में व्याप्त घोर शत्रुता से अचंभित रह गया। जैसा कि मैंने लॉर्ड फोर्थ को पहले ही समझा दिया था जब वो तुम्हारे जैसे ही बेतुके विचार के साथ मेरी लोहार की दुकान पर आए थे, तुम जो मांग रहे हो वो व्यवहारिक नहीं है। आर्गो दहाड़ा, उसकी आवाज अब गरज उठी, जिससे पास के कई कनिष्ठ लोहार चौंक गए। नोयर ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। आर्गो ने जवाब का इंतजार नहीं किया। वो नीचे झुका, भट्टी के फर्श से धातु के 2 बेकार टुकड़े उठाए और उन्हें ऊपर उठाया। मैं तुम्हें इसे ऐसे समझाता हूं जैसे तुम आर्केनो साइंस अकादमी के प्रथम वर्ष के छात्र हो, उसने गुर्राते हुए कहा। दूरस्थानीकरण के नियम होते हैं, कानून होते हैं, सीमाएं होती हैं। जितनी बड़ी छलांग होगी, उतना ही बड़ा द्वार चाहिए होगा।
उसने एक उंगली ऊपर उठाई और दोनों वस्तुओं को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। अगर मैं इस टुकड़े को यहां से मात्र 1 सेंटीमीटर बाईं ओर टेलीपोर्ट करना चाहूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। एक दाने के आकार का पोर्टल ही काफी होगा, जो आपके अंगूठे से भी छोटा होगा, और यह बिना किसी त्रुटि के काम करेगा। फिर उसने दूसरा हाथ आसमान की ओर बढ़ाते हुए इशारा किया। लेकिन अब, अगर मैं कचरे के इसी टुकड़े को यहां से एक्सटल ग्रह पर टेलीपोर्ट करना चाहूं तो? उसकी निगाहें नॉय पर गड़ी हुई थीं। तो फिर, हे 12वें स्वामी, आवश्यक पोर्टल का आकार इस पूरे ग्रह के बराबर होना चाहिए। उसने धातु को जमीन पर गिरने दिया, जिससे वो बुरी तरह से टकरा गई। ग्रहों के बीच तुरंत यात्रा संभव न होने का एक कारण है, ग्रहों के बीच का अंतरिक्ष बहुत विशाल है। चाहे आप मुझ पर कितने ही उच्च श्रेणी के माना पत्थर या दिव्य ऊर्जा केंद्र फेंक दें, भौतिकी के नियम नहीं बदलेंगे। नोएर की भौहें फड़क उठी। उन्हें चमत्कारों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सीमा इतनी तीखी होगी। तो आपका कहना यह है, उसने धीरे से कहा, कि अगर मुझे एक ऐसा टेलीपोर्टेशन पॉइंट चाहिए जो मेरी जेब में समा जाए, लेकिन फिर भी एक दस्ते को अंदर और बाहर भेजने में सक्षम हो, तो क्या ऑपरेटिव्स को छलांग लगाने के लिए पहले से ही उस ग्रह पर मौजूद होना चाहिए? बिल्कुल सही। आर्गो ने माथे को मलते हुए बुदबुदाया, करीब होना तो बहुत कम कहना होगा। वे 10 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे, या फिर पोर्टल का बिंदु बड़ा करना होगा, बहुत बड़ा। उसने आह भरी। मैंने चौथे एल्डर को भी यही बात कही थी जब उसने सिक्के के आकार के गेट का इस्तेमाल करके 5 टुकड़ियों के साथ ग्रैंड एरिना पर हमला करने की कोशिश की थी। वो गेट ढह गया और मेरे 2 सहायकों के चेहरे पिघल गए। नोएर सिहर उठा, और मुझे गलत मत समझिए, आयामी यात्रा के मामले में हमने निश्चित रूप से ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत लंबा सफर तय किया है। हमारे पास आयामी एनका, क्वांटम रिले और कुछ नए हाइब्रिड मैजिक टेक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम अभी भी अंतरिक्ष, समय और ऊर्जा के नियमों से बंधे हुए हैं। उसने सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुककर ठंडे स्वर में कहा, तो नहीं, लॉर्ड 12th, मैं आपके लिए ऐसी पिंग पोंग गेम नहीं बना सकता जो तितिया से ट्विन फैंग तक सैनिकों को टेलीपोर्ट कर सके। नोएर ने नीचे देखा और अपनी कलाई पर उंगलियां थपथपाने लगा। उसने लियो से एक पोर्टल का वादा किया था। उसने लियो से कहा था कि ब्लैक सरपेंट्स वॉल्ट के अंदर पोर्टल पॉइंट डालने के बाद बाकी काम कल संभाल लेगा, लेकिन जाहिर तौर पर स्थिति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। उसने आर्गो की ओर मुड़कर देखा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आर्गो ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी बेंच की ओर चल दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको जो सबसे अच्छा दे सकता हूं, वो एक फोटो फ्रेम के आकार का डायमेंशनल गेट है। ये बहुत आकर्षक नहीं होगा, और इसे कैलिब्रेट करने में मुझे कम से कम 7 दिन और लगेंगे, लेकिन मैं इसे पोर्टेबल और टिकाऊ बनाऊंगा। नोएर का चेहरा गंभीर हो गया। और रेंज? अगर मैं इसे बिल्कुल चरम सीमा तक ले जाऊं, आर्गो ने बुदबुदाते हुए कहा, तो शायद यह आपको ट्विन फैंग के पास परिक्रमा कर रहे किसी आपूर्ति जहाज से जुड़ने में मदद कर सके। कोई छोटी सी चीज, कोई नजदीकी चीज। उसने एक बार फिर नोए की आंखों में देखा। इसका मतलब है कि अगर आप वापस लौटना चाहते हैं, तो आपके लोगों को किसी संदेशवाहक पोत या कम ऊंचाई वाली नौक को अगवा करना होगा। यह मुमकिन है, लेकिन असली खतरा टेलीपोर्टेशन के बाद शुरू होता है। नोएर ने चुपचाप सिर हिलाया। यह वो साफ सुथरा ऑपरेशन नहीं था जैसा वह चाहता था, लेकिन वे इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर आप इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते, तो बाकी का काम सैनिकों को खुद ही संभालना होगा। धन्यवाद, परम गुरु, उसने अंत में झुककर कहा और फिर मुड़कर चला गया। जैसे ही वो भट्टी से बाहर निकला और झुलसा देने वाली गर्मी ठंडी हवा में तब्दील हुई, उसकी भौहें तुरंत और गहरी हो गईं। लियो के पोर्टल पॉइंट छोड़ने के बाद यह एक सुरक्षित और आसान मिशन होना चाहिए था। हालांकि आज का दिन अनावश्यक परेशानियों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। यह अच्छी बात है कि सुप्रीम मास्टर आर्गोस हमारे सबसे प्रतिभाशाली लोहार है, जो आयामी और मिसाइल प्रौद्योगिकी दोनों में अग्रणी है, क्योंकि इस रवैये के साथ अन्यथा कोई भी उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा, नोअर ने बुदबुदाया। वास्तव में, स्काईशिप के लिए एक फोटो फ्रेम के आकार के उपकरण को तिजोरी में ले जाना जेब में रखने लायक किसी चीज की तुलना में कहीं अधिक कठिन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अपनी रणनीति में और अधिक निपुणता हासिल करनी होगी। वो रुका और सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी सहलाने लगा। यही बात डकैती को अंजाम देने वाले एजेंटों पर भी लागू होती है। उन्हें तेजी से अनुकूलन करना होगा और टेलीपोर्टेशन की सीमित सीमा के कारण कहीं अधिक कारकों को संभालना होगा। नोएर ने एक छोटी सी आह भरी और अपना सिर हिलाया। मैंने उन्हें सर्वोत्तम संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया है, अब बाकी सब उनके हाथ में है। अंत में नोएर ने कंधे उचकाते हुए कहा और अब वो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में सोचने लगा, जिनमें से एक ये था कि वोर्थास ग्रह पर वापस जाने के बाद श्रमिक संघों से कैसे निपटा जाए। उसके मन में वो अपनी क्षमताओं की सीमा तक काम कर रहा था और पंत और उसके लोगों के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था,
हालांकि पंथ की मदद करने का उसका इरादा निश्चित रूप से मौजूद था, लेकिन वांछित परिणाम प्राप्त करने के उसके तरीके निश्चित रूप से संदिग्ध थे। अध्याय 368 जासूसी, चौथे वरिष्ठों का निजी कार्यालय। जासूस ने सिर झुकाया। उसका शरीर एक काले चोगे में लिपटा हुआ था जो उसकी हर सांस के साथ हिलता और झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता था। जादू से बुना हुआ कपड़ा सभी ध्वनियों को खामोश कर देता था जैसे ही वो कक्ष में आगे बढ़ा। 12वें एल्डर ने आज दोपहर सुप्रीम मास्टर आर्गो की भट्टी का दौरा किया। जासूस ने शांत स्वर में, स्थिर लेकिन दबी हुई आवाज में बताया। उन्होंने एक आयामी पोर्टल बिंदु के निर्माण का अनुरोध किया। चौथे बुजुर्ग की आंखें सिकुड़ गईं। किस उद्देश्य से? उसने अपनी ठुड्डी के नीचे उंगलियां जोड़कर पूछा। जासूस हिचकिचाया, फिर उसने अपना सिर और नीचे झुका लिया। मकसद का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने भट्टी में हुई बातचीत और अवलोकन से जो समझा है, उससे लगता है कि वे एक डकैती की योजना बना रहे हैं। संभवतः दुश्मन के इलाके से कोई महत्वपूर्ण वस्तु लाने के लिए। जिस तरह की गोपनीयता वे बरत रहे हैं, उससे यही संकेत मिलता है। कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। कमरे के कोने में केवल बुजुर्ग व्यक्ति की प्राचीन घड़ी की धीमी टिक टिक की आवाज ही हल्की हल्की गूंज रही थी। ठीक है, चौथे बुजुर्ग ने कुछ देर रुकने के बाद जवाब दिया। उनकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। आपने अच्छा किया है, आप जा सकते हैं। जासूस ने एक बार फिर झुककर अभिवादन किया, बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया और अपने पीछे अलंकृत दरवाजे बंद कर दिए। और तब टकरा जाना चौथे बुजुर्ग का प्रकोप भड़क उठा। उनकी आस्तीनें फड़फड़ा उठी और उन्होंने गुस्से में आकर एक ही झटके में अपने डेस्क से हर दस्तावेज, अवशेष और उपकरण को फेंक दिया। फर्श पर कांच बिखर गया, हाथीदांत की टाइलों पर स्याही फैल गई और सीलबंद दस्तावेज सूखे पत्तों की तरह जमीन पर गिर पड़े। धिक्कार है उसे, वो मुट्ठी भींचकर कमरे में इधर उधर घूमते हुए दहाड़ा। वो ढोंगी कठपुतली, वो सचमुच ऐसा कर रही है। वो तो उस पांडुलिपि के लिए हाथापाई कर रही है, जबकि मैं यहाँ प्रभाव बनाने और प्रशिक्षकों को नियुक्त करने में समय बर्बाद कर रहा हूँ। वो गली के किसी शातिर बदमाश की तरह अपने उम्मीदवार को अगला ड्रैगन बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसने अपने चिकने बालों में हाथ फेरा, उसकी सांसें उथली थी और नथुने फूल रहे थे। अगर वो सफल हो गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। जो ड्रैगन को नियंत्रित करता है, वही पंथ को नियंत्रित करता है। प्रथम एल्डर को प्रसिद्धि केवल नूह पर उनके प्रभाव के कारण ही मिली। अगर मुझे कभी नया प्रथम एल्डर बनना है, तो मेरे पास अपना खुद का ड्रैगन होना चाहिए। उसकी आंखों में क्रोध और घबराहट की आग भड़क उठी। उसका दिमाग पहले से ही आकस्मिक योजनाओं, मुखबिरों और ब्लैकमेल के विकल्पों के बारे में सोच रहा था। क्योंकि यदि 12वें एल्डर ने तय समय सीमा से पहले उस स्क्रॉल को प्राप्त कर लिया, तब उस पंथ के भीतर सत्ता का संतुलन स्थायी रूप से बदल जाएगा। और चौथे एल्डर का उस घमंडी कमीने के अधीन रहने का कोई इरादा नहीं था। अभी नहीं, हमेशा नहीं। मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। मैं पंथ को उस कौशल स्क्रॉल को पुनः प्राप्त करने का अवसर गंवाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि लॉर्ड ट्वेल्थ जीत जाए। उसने सोचते हुए अपनी जवाबी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। इस बीच सिंह राशि, 2 दांतों वाला ग्रह, पंथ को अपनी मांगों की सूची भेजने के बाद लियो अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आया और एक बार फिर कोडेक्स के साथ दैनिक प्रशिक्षण में खुद को तल्लीन कर लिया। हर दिन वो घंटों तक ट्विन फैंग की गलियों में घूमता रहता था, चुपचाप अपने आसपास के लोगों की भावनात्मक विविधता का अध्ययन करता था, क्योंकि वो धीरे धीरे छठे रंग की अपनी खोज का विस्तार कर रहा था। हालांकि यह समय स्थिर दुनिया में अपनी यात्रा से पहले भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन अब और तब के बीच के अंतर को नजरअंदाज करना असंभव था। उस समय शहर में घूमते हुए उसने कुछ भी नहीं देखा था, रंग की एक झलक भी नहीं, किसी भी छाया का कोई संकेत नहीं। लेकिन अब समय स्थिर दुनिया में संहिता के साथ उसने जो प्रगति की थी, उसके परिणाम अंततः दिखने लगे थे। वही सड़कें जो पहले रंगहीन दिखती थीं, अब लाल, गुलाबी, मैरून और नीले रंग के बिखरे हुए निशानों से जीवंत हो उठी, जो उन भावनाओं को प्रकट कर रही थी जिन्हें वो पहले से ही पहचानना सीख चुका था। अधिकांशतः वो अपने पास से गुजरने वाले अधिकांश पैदल यात्रियों के शरीर पर कोई रंग नहीं देख पाता था, लेकिन कभी कभार जब कोई हत्यारा बहुत तेजी से चलते हुए उसके पास से गुजरता था, तो उसे मारून की एक झलक मिल जाती थी। या एक महिला जब ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर हल्के नीले रंग की झलक दिखाई दी। वो तरोताजा और खूबसूरत लग रही थी। समय स्थिर दुनिया में बिताए समय ने मुझे भावनाओं को समझने में वाकई बहुत मदद की है। लियो को एहसास हुआ, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि यात्रा से पहले उसे अपने आसपास के रंगों को पहचानना कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब वो उन्हें नियमित रूप से देख सकता था। वो चलता रहा, भीड़भाड़ वाले चौराहों और सड़क किनारे की दुकानों के बीच से रास्ता बनाते हुए। उसकी आंखें सूक्ष्मता से अपने आसपास के लोगों के प्रवाह का अवलोकन करती रहीं। मसालों की दुकान के पास ऊँघ रहे एक थके हुए बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कोई रंग नहीं दिख रहा था।
प्रशिक्षण हॉल के बाहर आपस में लड़ रहे जुड़वा भाइयों ने कोई रंग नहीं दिखाया। यहां तक कि छत पर चुपचाप बैठा हुआ हत्यारा, जो आधी झुकी आंखों से उसे देख रहा था, उसने भी कुछ नहीं दिखाया। लेकिन तभी एक बच्ची उसके पास से दौड़ती हुई गुजरी। उसके हाथ पंखों की तरह फैले हुए थे, जैसे वो एक छोटे पिल्ले का पीछा कर रही हो जिसे उसकी रस्सी से छुड़ा लिया गया था। तभी एक पल के लिए लियो को उसके पीछे गुलाबी रंग की एक झलक दिखाई दी, धुंधली लेकिन स्पष्ट। केवल बच्चे और कुत्ते ही बिना शर्त प्यार करते हैं, उसने सोचा और हल्की सी मुस्कान के साथ आगे चलने लगा। बाद में उसने अपने आसपास एक गहरा लाल रंग देखा, जब एक लंबा चौड़े कंधों वाला हत्यारा एक संदेशवाहक के पास से गुजरा और ऐसे चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर भी खून की एक मोटी लाल लकीर उसकी पीठ पर ऐसे चिपकी हुई थी जैसे किसी ब्लेड के पीछे धुआं लगा हो। लियो ने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये सामान्य नहीं है। पहले उसने जो क्षणिक लाल रंग के झटके देखे थे, जो केवल चिढ़ने या बचाव करने वालों में दिखाई देते थे, उनके विपरीत ये लाल रंग फीका नहीं पड़ा। ये देर तक बना रहा, गहरा, संतृप्त। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, ये सोचते हुए कि क्या उस आदमी को अभी अभी कोई परेशान करने वाली खबर मिली है, या शायद वह उस दिन पहले हुई किसी बातचीत के कारण गुस्से में उबल रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। छाया बहुत घनी थी, बहुत ही केंद्रित थी। यह न तो कांपता था और न ही धुंधला पड़ता था। ऐसा लगता था मानो हत्या करने का इरादा उस व्यक्ति के मन में लगातार बना रहता था। हो सकता है कि वो आज सच में किसी को मार डाले, लियो ने सोचा। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। मुझे लगता है कि इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, उसने ये कहते हुए अपनी जिज्ञासा शांत की और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उस व्यक्ति ने कहीं भी अनावश्यक रूप से रुकने की कोशिश नहीं की। उसने पीछा करने वालों की जांच नहीं की, नहीं वो अपने रास्ते से भटका और नहीं हिचकिचाया। वो लगातार एक ही लय में ट्विन फैंग शहर के बाहरी इलाकों से गुजरता रहा और अंततः बिना किसी का ध्यान खींचे शहर की सीमा से बाहर निकल गया। लियो अपनी पहचान छिपाने के लिए काफी पीछे रहा, लेकिन लगातार उसका पीछा करते हुए वो हमेशा उसकी नजरों में बना रहा। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद हत्यारा पहाड़ी के उस पार 2 उजाड़ खेतों के बीच बसे एक शांत ग्रामीण पुल तक पहुंचा। आसमान धीरे धीरे नारंगी रंग का होने लगा था और सूरज ढलने के साथ साथ परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। जब उसने वहां इंतजार कर रही एक और आकृति को देखा, शायद उसी आदमी का इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक पैकेज का आदान प्रदान किया, झटपट, सटीक। कोई हाथ मिलाना नहीं, कोई आत्मीयता नहीं, बस एक लेन देन। ऊपर पेड़ों की चोटियों से लियो ये सब देख रहा था कि हत्यारे ने एक हाथ बढ़ाया और बिना एक पल की भी चेतावनी दिए दूसरे आदमी का गला साफ काट दिया। कोई शब्द नहीं बोले गए, बिना किसी संकोच के, बस एक कदम। शरीर एक धीमी सी आवाज के साथ नीचे गिरा, जिसके बाद पुल के लकड़ी के तख्तों के बीच खून की हल्की सी छींटें पड़ी। क्योंकि घटना घटने के बाद ही उस व्यक्ति के शरीर पर लगा लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। लियो शांत भाव से, घुटनों पर हल्के से हाथ रखे, झुका हुआ बैठा रहा। तो आखिरकार यह हत्या ही थी। उसने हत्यारे को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखा। उसने पैकेट को अपनी जेब में रखा और शहर की ओर ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाल रंग की वो छटा, इसने झूठ नहीं बोला था। जब लाल रंग फीका पड़ने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब अंततः हत्या ही था, क्योंकि इस घटना के कारण लियो को संहिता की अपनी समझ को और गहरा करने में कामयाबी मिली। अध्याय 369, प्रसव। 7 दिन बाद, ट्विन फैंग ग्रह, लियो का अपार्टमेंट। सुबह के 9 बज रहे थे और लियो अभी अभी अपनी सुबह की सैर से लौटा था। अब अपने कमरे में वापस आकर, बिना शर्ट पहने और पुशअप्स करते हुए, वो 200 पुशअप्स के एक सेट के बीच में ही था जब दस्तक दस्तक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आए, लियो स्काई शर्ट के लिए डिलीवरी। आवाज तेज और उतावली लग रही थी, मानो वो अपने जीवन में ये काम हजारों बार कर चुका हो, जिससे लियो को यह आभास हुआ कि यह कोई जाल नहीं है, और वह बिना हथियार उठाए दरवाजे की ओर चल पड़ा। टोक फिर भी सतर्क रहते हुए, उसने अपने दरवाजे की दरार खोली और बाहर झांका, क्योंकि जब उसने ये पुष्टि कर ली कि डिलीवरी मैन में किसी भी प्रकार की योद्धा वाली आभा नहीं है, तभी उसने अंततः दरवाजा खोला। आप लियो स्काई शर्ट हैं? डिलीवरी मैन ने पूछा, जिस पर लियो ने सिर हिलाया और अपने पीछे रखे पैकेज को देखा। ये बहुत बड़ा था और देखने में किसी डिब्बे में बंद टीवी यूनिट जैसा लग रहा था। एक पल के लिए लियो को समझ नहीं आया कि यह क्या है। मिस्टर स्काईशेड, मुझे यहाँ आपके अंगूठे का निशान चाहिए, कुरियर ने अपनी डेटा स्क्रीन से नजरें उठाए बिना बुदबुदाते हुए कहा, और कुछ बटन दबाकर लियो की ओर स्क्रीन घुमाकर उसके बायोमेट्रिक्स प्राप्त किए। नल लियो ने बात मान ली, लेकिन इससे पहले उसने बॉक्स के डिजिटल लेबल पर खुदे हुए प्रेषक के टैग की जांच की, क्योंकि उसने प्रेषक का नाम मुयान फे पढ़ा। बेशक, मुयान फे एक ऐसा उपनाम था जिसे उसने तुरंत पहचान लिया।
क्योंकि यह मूफैन का उपनाम था जब वह रोडोवा में उसकी प्रशिक्षक थी। तो ये किसी पंथ से आया है, लियो ने सोचा, और कुरियर वाले को अपने घर के अंदर सामान छोड़ने के लिए रास्ता देते हुए एक तरफ हट गया। धड़ाम पैकेज के धीरे से अपार्टमेंट में सरकाने पर हल्की सी आवाज आई और फिर जाने के लिए मुड़ गया। आपका दिन शुभ हो, महोदय, उन्होंने कहा, और लियो ने उन्हें एक छोटा सा सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया, और उनके कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। वो एक पल के लिए डिब्बे के सामने हाथ बांधकर खड़ा रहा। फिर, बिना किसी औपचारिकता के, उसने उसे फाड़कर खोल दिया और जम गया। अंदर, मोटे माना उपचारित फोम से गद्देदार, एक फोटो फ्रेम के आकार का आयताकार स्लैब था, जो एक छोटी टीवी स्क्रीन जितना बड़ा था, या शायद थोड़ा भारी और मोटा था। धातु के कोनों ने इसे मजबूती प्रदान की। इसकी पीठ पर अंतर्निहित मंत्रों की हल्की हल्की स्पंदनशीलता थी, और पूरी वस्तु किसी आयामी पोर्टल बिंदु की बजाय घेराबंदी के हथियार जैसी लग रही थी। मजाक कर रहे हो क्या? लियो बड़बड़ाया, उस चीज को ऐसे घूरते हुए जैसे उसने उसकी बुद्धि का अपमान किया हो। क्या वे सच में चाहते हैं कि मैं इसे तिजोरी के अंदर ले जाऊं? वह झुककर मजबूत कोनों, ढांचे की सघनता और बेतुके वजन वितरण का निरीक्षण करने लगा, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ब्लैक सरपेंट सिक्योरिटी की नजरों से यह बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक उचित सुरक्षा स्कैन को तो छोड़िए, यह शायद बाहर तैनात गार्डों को भी धोखा नहीं दे पाएगा। बेवकूफ, मैं बेवकूफों के साथ काम कर रहा हूं, उसने आह भरी, और फिर बढ़ती झुंझलाहट के साथ पैकेजिंग को खोलते हुए उसने देखा कि पैकेजिंग में एक पतला लिफाफा फंसा हुआ है। इस डिलीवरी के प्रभारी एजेंट को, यह एक द्विदिशात्मक आयामी गेट है। आपको इसे अपने लक्षित स्थान पर रखना है और साथ में दिए गए कोड का उपयोग करके इसे सक्रिय करना है। इसे गलत तरीके से संरेखित न करें। अंशांकन के बाद इसे न हिलाएं। चालू होने पर यह नाजुक और खतरनाक हो सकता है। इसे संरेखित करने और चालू करने के तरीके के बारे में विस्तृत निर्देश इस संदेश के पीछे दिए गए चित्र के रूप में संलग्न है। सुप्रीम मास्टर आर्गो, लियो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और भौहें सिकोड़ ली, जैसे ही उसने कागज को पलटा और देखा कि पावर कोर को फ्रेम से कैसे जोड़ा जाए और फिर उसे दीवार से कैसे सुरक्षित किया जाए। इसका एक विस्तृत आरेख बना हुआ है। इसके साथ ही उन्हें फोम पैकेजिंग के बीच में एक छोटा सा ऊर्जा केंद्र मिला, जो हथेली के आकार का होने के बावजूद अविश्वसनीय ऊर्जा से भरपूर था। वो चुपचाप दोनों वस्तुओं को देखता रहा, और फिर सिरदर्द शुरू हो गया। तुम मजाक कर रहे हो, मैं सचमुच बेवकूफों के साथ काम कर रहा हूं, उसने इस बार और जोर से दोहराया। ये पूरी योजना पहले से ही एक बुरे सपने जैसी थी। वो एक पंथ का एजेंट था जो एक खतरनाक हत्यारे संगठन के गुप्त भंडार में पंथ की तकनीक की घुसपैठ कर रहा था। हालांकि अब वो तकनीक एक छोटी सी जेब के आकार की वस्तु से, जिसका उससे वादा किया गया था, एक भारी टीवी के आकार के ढांचे में बदल गई थी, जो उसकी ऊंचाई का आधा और वजन का दोगुना था। धिक्कार है, उसने दीवार से टेक लगाते हुए बुदबुदाया। सुबह सुबह मूफैन को फोन करके अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार था। तभी उसकी नजर फ्रेम के नीचे किसी और चीज पर पड़ी। एक छोटा सा डिब्बा, जो उसकी मुट्ठी से बड़ा ना हो। उसने इसे सावधानीपूर्वक खोला, क्योंकि अंदर उसे चाबी के छल्ले के आकार की एक गोलाकार काली वस्तु मिली, जो छूने में चिकनी और ठंडी थी, और उस पर एक और मुड़ा हुआ नोट टेप से चिपका हुआ था। मुझे लगा कि जिस राजनेता ने शायद आपको यह मिशन सौंपा है, उसने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि आप इसे अपने इच्छित स्थान तक कैसे पहुंचाएंगे, इसलिए यह एक अतिरिक्त चीज है जो मैं पैकेज के साथ भेज रहा हूं। यह एक और आयामी पोर्टल है, जिसकी कार्य सीमा 10 किलोमीटर है। इसमें कोई मानव उपस्थिति नहीं है और यह पता लगाने योग्य नहीं है। अगर आप मिशन से 2 दिन पहले इसे खा लेते हैं, तो आप संभवतः किसी भी सुरक्षा जांच को पार कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। ये टिकाऊ है, इसलिए पेट के एसिड से इसे नुकसान पहुंचने की चिंता न करें, लेकिन इसे बाहर निकालने के लिए आपको शायद कुछ देर तक शौच रोकना पड़ सकता है। एक बार बाहर निकलने के बाद, आप इसे सक्रिय करने के लिए अपनी स्वयं की माना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, और यदि आप इस पत्र के पीछे दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, तो यह आपको इस फ्रेम को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देगा। आपको कामयाबी मिले, आर्गो, लियो ने पलकें झपकाई, फिर एक धीमी सी सांस छोड़ी। पूरी तरह से हंसी तो नहीं थी, लेकिन लगभग वैसी ही थी। अच्छा, कम से कम तुम बेवकूफों में से एक के पास तो दिमाग है। उसने बुदबुदाते हुए गोले को अपनी मेज पर रखा और अपनी उंगली के सिरे से उसे हल्का सा घुमाया। उस पंथ के तमाम कुकर्मों और मनमानी के बावजूद ऐसा लगता था कि आर्गो नाम का यह व्यक्ति उनकी गलतियों को छुपाने का तरीका जानता था। और अजीब बात यह है कि लियो को इससे शांति महसूस हुई। उसने एक नज़र फ्रेम पर डाली, फिर गोले पर, और अंत में दूसरे पत्र के पिछले हिस्से पर देखा, जिसमें एक जटिल आरेख दिखाया गया था कि खींचे गए पोर्टल सरणी के ठीक ऊपर फोटो फ्रेम कैसे स्थापित किया जाए, जो सक्रिय होने पर 20 सेकंड की छोटी अवधि के लिए कनेक्शन प्रदान करेगा।
सैद्धांतिक रूप से वो उस कनेक्शन विंडो का उपयोग करके फ्रेम को पकड़ सकता था और उसे तिजोरी के अंदर लाकर मिशन के शेष चरणों को पूरा कर सकता था। हालांकि यह निश्चित रूप से आसान नहीं होने वाला था। इस मिशन को पूरा करना अब भी एक रसद संबंधी दुस्वप्न होने वाला था, और अगर उसे वास्तव में पोर्टल बॉल को निगलकर मल के साथ बाहर निकालना पड़ा तो यह नैतिक अखंडता का गंभीर नुकसान होगा। हालांकि कम से कम अब उसके पास मिशन को पूरा करने का एक व्यवहार्य तरीका था। ठीक है, लियो ने धीमी आवाज में कहा, लगता है हमें ये करना ही पड़ेगा। उसने दस्तावेजों को इकट्ठा किया, गोले को दोबारा पैक किया और भारी ढांचे को कमरे के कोने तक घसीट कर ले गया और उसे अपनी भंडारण अलमारी के ठीक बगल में दीवार के सहारे टिका दिया। अभी भी कुछ बारीकियों को सुलझाना बाकी था, जैसे कि मिशन का समय, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लान बी, बाहर निकलने की रणनीति आदि, लेकिन कम से कम अब उसके पास इस मिशन को अंजाम देने के लिए आवश्यक उपकरण थे। अध्याय 370, एक पूंछ, ट्विन फैंग ग्रह, ब्लैक सरपेंट मुख्यालय, वाइस गिल्डमास्टर एंटोनियो का कार्यालय। एंटोनियो अपने कार्यालय की लंबी लकड़ी की मेज के पीछे बैठा था, हाथ जोड़े हुए और आंखें सिकोड़े हुए। तभी लिफ्ट का दरवाजा सरसराहट के साथ खुला। फुफकार कैप्टन रीमा शांत और सधे हुए कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसके चांदी जैसे बाल करीने से उसकी पीठ पर गुथे हुए थे, उसके वस्त्र बेदाग थे और उसकी निगाहें तेज थीं, मानो समय स्थिर दुनिया की अराजकता से बचने के बावजूद उसने अभी तक अपना विवेक नहीं खोया था। झुकना उसने गरिमापूर्ण मुद्रा में एंटोनियो के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया। आराम से बैठिए, एंटोनियो ने अपने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरे सपने नहीं आते होंगे, कैप्टन। रीमा एकदम सीधी होकर बैठी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल, वाइस गिल्डमास्टर। उस जगह के बाद आम जीवन में लौटना आसान नहीं है, लेकिन मैं ठीक हूँ। उस दाग का मुझ पर ज्यादा असर नहीं हुआ। एंटोनियो ने उसे ध्यान से देखा, उसकी आवाज में स्थिरता और हाथों में कंपन की अनुपस्थिति पर गौर किया। आघात के कोई लक्षण नहीं थे, कम से कम सतही तौर पर तो नहीं। मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि लियो स्काईशेड का दावा है कि जब उसने ट्रांसेंडेंट कार्ल मैक्सटन की हत्या की थी, तब आप और आपकी टीम वहां मौजूद थे। क्या ये सच है? रीमा ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। जी हाँ, श्रीमान, मैंने स्वयं इसे देखा है। एंटोनियो ने हैरानी से भौहें चढ़ा ली। तुमने इसे अपनी आंखों से देखा? मेरी यूनिट पर भीषण हमला हो रहा था, उसने दृढ़ स्वर में कहा। लियो अचानक कहीं से प्रकट हुआ और पलक झपकते ही काल मर गया। बस यूं ही, एक सटीक वार, जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ। अगर वो बीच में ना आता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। एंटोनियो ने धीरे धीरे पलकें झपकाई, उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हुए। क्या उसे बाहर से कोई मदद नहीं मिली? मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं था, रीमा ने पुष्टि की। उसने इसे अकेले ही संभाला। एंटोनियो के चेहरे पर भावहीनता छा गई और वो उसे निहारता रहा। उनके बीच सन्नाटा छा गया। क्या आप बिल्कुल निश्चित हैं? मुझे इस बात का पूरा यकीन है, महोदय, मैं यहीं बैठा हूं। उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर कुर्सी पर पीछे झुक गया। बस इतना ही, कैप्टन। रीमा खड़ी हुई, एक संक्षिप्त अभिवादन किया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। अकेले रह जाने पर एंटोनियो ने अपनी नाक से सांस छोड़ी। सन्नाटा पहले से कहीं अधिक भारी महसूस हो रहा था। तो उस लड़के ने वाकई कमाल कर दिखाया, उसने सोचा, क्योंकि इस पूरी स्थिति में कुछ तो गड़बड़ थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। उस लड़के का पिछला रिकॉर्ड साफ है, लेकिन किसी तरह मुझे उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा है। उसके जैसा प्रतिभाशाली लड़का रोडोवा को समय से पहले छोड़कर ब्लैक सरपेंट्स में शामिल हो जाता है और फिर तुरंत ही समय स्थिर दुनिया में चला जाता है, जहां से उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। मुझे उसकी कहानी पर विश्वास नहीं है, नहीं यहां आने के उसके मकसद पर। अपनी प्रसिद्धि के साथ उन्हें आराम से जीवन बिताना चाहिए या अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। लेकिन जिस बेताबी से वो सुधार कर रहा है, उससे लगता है कि उसका कोई छिपा हुआ मकसद है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके अलावा तिजोरी से 6.5 बिलियन एमपी लेने के बजाय कोई वस्तु चुनने का उनका अनुरोध भी संदिग्ध है। वो खुले बाजार से 6.5 बिलियन एमपी में अपनी पसंद की कोई भी वस्तु खरीद सकता है या अपनी पसंद की वस्तु बनवाने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोहारों को किराए पर ले सकता है, लेकिन वो फिर भी वॉल्ट में जाएगा। क्यों तिजोरी में क्यों जाओ, जबकि वहां केवल 3 ही ऐसी वस्तुएं हैं जो शायद अद्वितीय और अनमोल हैं, जिनमें से 2 उसके लिए प्रतिबंधित होंगी। इसका कुछ मतलब नहीं बनता। लड़के की हरकतों में कुछ तो गड़बड़ है, एंटोनियो ने खुद से कहा, क्योंकि लियो को तिजोरी में प्रवेश करने देने में उसे सहज महसूस नहीं हो रहा था। एक और, वो लियो को प्रवेश करने के अधिकार से भी वंचित नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे गिल्ड की अखंडता कमजोर हो जाती और उसकी नींव को नुकसान पहुंचता। हालांकि दूसरी ओर वो अपने संदेह को भी दूर नहीं कर सका। लियो ने खुलेआम 2 बार उस दुष्ट पंथ का विरोध किया,
इसलिए एंटोनियो उसे पंत से नहीं जोड़ सका, लेकिन फिर भी उसे इस बात पर भरोसा नहीं था कि लड़के का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है। कीमत की परवाह किए बिना तिजोरी में घुसने के लिए बेताब केवल दुष्ट पंथ के कार्यकर्ता ही है। वे अपना स्क्रॉल वापस पाने के लिए इतने बेताब हैं कि उसे पाने के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि लड़के का उस पंथ से कोई संबंध है। लेकिन अगर वे नहीं, तो फिर कौन? कोई तिजोरी में प्रवेश करने का अनुरोध क्यों करेगा और नकदी क्यों नहीं लेगा? एंटोनियो सोच रहा था। तभी उसके कार्यालय के लिफ्ट का दरवाजा फिर से सरसराहट के साथ खुल गया। फुफकार इस बार एक लंबा आदमी उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एंटोनियो की आंखों में देखा और फिर झुककर अभिवादन किया। तो फ्रेडरिक, पिछले कुछ दिनों से लड़के का पीछा करते हुए तुम्हें क्या पता चला? एंटोनियो ने पूछा। जब पिछले कुछ दिनों से लियो का पीछा कर रहे जासूस ने अपनी रिपोर्ट पेश की। वो लड़का अजीब है। वो अपना अधिकांश दिन ट्विन फॉर्म की गलियों में बिना किसी उद्देश्य के घूमते हुए, अजनबियों को देखते हुए बिताता है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी सुबह की सैर पर निकला हो। वो अपने शारीरिक युद्ध कौशल का प्रशिक्षण नहीं करता है, नहीं वो बहुत अधिक व्यायाम करता है। वो बस चलता रहता है, महंगे रेस्तरां में जाता है और सो जाता है, फ्रेडरिक ने बताया, जिस पर एंटोनियो ने उसकी बातों पर भौहें चढ़ा दी। किस तरह का सर्किट चैंपियन अपने शरीर को प्रशिक्षित नहीं करता? एंटोनियो ने चिंतित स्वर में पूछा, क्योंकि उसे लियो का व्यवहार तेजी से संदिग्ध लगने लगा था। लड़का अजीब है, लेकिन वो कुछ भी गैरकानूनी नहीं कर रहा है, नहीं किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिल रहा है। उन्हें आज एक पैकेज मिला, लेकिन जब मैंने नाम की जांच की तो पता चला कि यह रोडोवा में उनके प्रोफेसर की तरफ से था, इसलिए यह बात समझ में आती है। मैंने उसके कमरे की सुरक्षा जांच नहीं की है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उसके बाहर टहलने जाने के दौरान उसके अपार्टमेंट में घुसकर पूरी तरह से तलाशी ले सकता हूं, फ्रेडरिक ने सुझाव दिया, जिस पर एंटोनियो ने सिर हिलाकर उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। ऐसा करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता चलता है। मुझे लगता है कि उस लड़के का अजीबोगरीब अकेला रहना कोई समस्या नहीं है। वो स्पष्ट रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और सभी प्रतिभाशाली लोग थोड़े सनकी और असामान्य होते हैं। लेकिन मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसे तिजोरी में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, इससे पहले कि मैं उसे अंदर आने दूं, क्योंकि मैं भेड़ों के बाड़े में भेड़िए को आमंत्रित करने का जोखिम नहीं उठा सकता, एंटोनियो ने निर्देश दिया, जैसे ही फ्रेडरिक ने झुककर अभिवादन किया और जाने के लिए मुड़ा। स्काईशेड, मैं तुम्हारे भले के लिए यही उम्मीद करता हूं कि तुम सचमुच उतने ही निर्दोष हो जितने दिखते हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे गिल्ड के 6.5 अरब एमपी इनाम राशि बचाने में बहुत संतुष्टि मिलेगी, एंटोनियो ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अपने कार्यालय की कांच की खिड़की से बाहर शहर के क्षितिज पर डूबते सूरज के दृश्य का आनंद लिया। जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे नीचे डूबने लगा, एक पल के लिए एंटोनियो को आश्चर्य हुआ कि क्या वो बस जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। शायद लियो सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति था, जो किसी अनकही बात से परेशान था और जिसके मकसद भयावह नहीं बल्कि व्यक्तिगत थे। लेकिन एंटोनियो के अनुभव में बिना आग के धुआं नहीं होता, और ये तथ्य कि उसकी सहज प्रवृत्ति ने लियो को एक खतरे के रूप में पहचाना, उसके लिए पर्याप्त धुआं था। गटकना गटकना एंटोनियो खड़ा हुआ और खिड़की के पास वाली अलमारी से अपने लिए एक पेय डाला। सुनहरे रंग का वो तरल सूर्य की अंतिम किरणों को पकड़ रहा था। मैं तुम्हें मौका दूंगा, लड़के, उसने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन मैं नजर रखूंगा, क्योंकि ब्लैक सरपेंट्स में भरोसा दिया नहीं जाता था, इसे कमाया जाता था, इसके लिए खून बहाया जाता था और समय के साथ साबित किया जाता था, और गिल्ड का तहखाना रहस्यों के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर लियो का एक भी छिपा हुआ इरादा था, तो एंटोनियो उसे ढूंढ निकालने, उसे सबके सामने लाने और गिल्ड के लिए एक ऐसी समस्या बनने से पहले ही उसे कुचल देने का इरादा रखता था जिसे संभालना मुश्किल हो।